हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब तक हम 3-4 लेक्चर जो है बच्चों चैप्टर्स आपके रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। इस बार हम स्टीरियो करेंगे। अच्छा, अब स्टीरियो को क्या है, हम ऐसे नहीं करेंगे भाई थ्योरी पढ़ रहे हैं हम इसको बच्चों, हम क्या है मोस्टली इसमें आपके क्वेश्चन ही रहेंगे और क्वेश्चन सोल्व करते करते हम अपने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं आइसोमर क्या है, ठीक है। तो उनको कैसे कैसे हम क्या अलग अलग जगह बांट सकते हैं। तो बच्चों आइसोमरिज्म क्या है, आपके ऐसे कंपाउंड्स जिनका क्या बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, उनको क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अब अगर उनका स्ट्रक्चर अलग है तो हम कहेंगे यार वो क्या है, स्ट्रक्चरल। जहां पे आपकी क्या कनेक्टिविटी बच्चों सेम नहीं है, स्ट्रक्चर आपका अलग है। स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी मतलब हम बात कर चुके हैं क्या क्या होता है आपका, इस मान लो चेन पोजीशन है ना, फंक्शनल आपके आ जाते हैं इसमें, और आपके आ जाते हैं बच्चों रिंग चेन, मेटामर्स, ये सारे आपके बच्चों स्ट्रक्चरल में आते हैं, है ना। आज ये नहीं पढ़ेंगे हम, आज ये वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टीरियो में क्या है बच्चों, स्टीरियो का मतलब ये आपका स्पेस। तो अगर आपकी स्पेस में क्या होगा, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन क्योंकि आपकी स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है बच्चों अलग अलग है, इसकी वजह से आपको दोनों कंपाउंड्स के आपके अलग अलग हैं। तो उनको हम बोलते हैं बच्चों स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो को आप दो में बांट सकते हो, एनांटियोमर्स और फिर आपके डायस्टीरियोमर्स। अब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे बच्चों, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इंपोजिबल है। मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन आप एक इमेज को उठा के दूसरी जो एक्चुअल आपकी भाई एक ऑब्जेक्ट था, आपने उसकी इमेज ली, तो इमेज को आपके उसके ऊपर बच्चों सुपर इंपोज नहीं कर सकते। अगर सुपर इंपोज नहीं कर पाओगे, वही क्या बच्चों आपके एनांटियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, वो आपके होंगे बच्चों डायस्टीरियोमर्स। हम अभी एग्जांपल लेके क्वेश्चन लेके समझेंगे क्या क्या है, ठीक है। अभी हम क्या है एक थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि यार डेफिनेशंस क्या क्या हैं। तो जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स क्या है बच्चों, डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, अब डाया को आप दो तरह से कर सकते हो, इसमें आपको ज्योमेट्रिकली मिल सकते हैं, ऑप्टिकली मिल सकते हैं बच्चों। ये आपके ऑप्टिकल होते हैं। ऑप्टिकल मतलब क्या है कि आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्या करेंगे, ये या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे बच्चों, रोटेट करेंगे। अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चों, आपके लीवर रोटेटरी हैं। अच्छा, तो ये तो हमारी हो गई ऑप्टिकल की बात। ज्योमेट्रिकल क्या है, अब ज्योमेट्रिकल बच्चों वो आपकी पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं, बस उनमें क्या है कि किसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, मतलब उनमें क्या होगा, या तो आपका डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना, या आप कोई रिंग हो सकती है, कोरिंग हो सकती है, या कोई और तरह की ऐसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिसकी वजह से क्या है आप किसी बॉन्ड के अक्रॉस को घुमा नहीं सकते। और उस बॉन्ड के अक्रॉस हम क्या है, अगर ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करेंगे, है ना, एक अगर एक दूसरे की चेंज कर देंगे, एक ग्रुप पे एक ग्रुप मतलब दो ग्रुप्स की पोजीशन एक एटम पे अगर आप चेंज करोगे तो आपको बच्चों क्या ज्योमेट्रिकल देखने को मिलेंगे। जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास क्या है, आपके पास कुछ ऐसा है भाई, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे आपके पास CH3H, ठीक है। एक एंटी का केस लेते हैं, CH3H, ये ट्रांस है ना भाई। जो आपके सिमिलर ग्रुप्स हैं वो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो दो कार्बन, जो डबल बॉन्ड से जो दो कार्बन आपके हैं, तो दोनों कार्बन पे भाई इस पे CH3 सिमिलर है, ये दोनों क्या बचे एक दूसरे के ट्रांस है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक आप सीस बना लीजिए सी का, C डबल बॉन्ड C और CH3, और ये हो गया आपका CH3 और HH, ये आपका क्या बच्चों सीस है। दोनों सिमिलर ग्रुप्स क्या हैं, सेम साइड में आपके हैं। अच्छा, अब हम बात करें क्या हम इसको 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 क्या हम घुमा के, भाई इसको आपने पकड़ा और इसको घुमा के आप क्या ऐसा बना सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो आप घुमा सकते हो, सिंगल बॉन्ड के बाद फ्री रोटेशन क्या है बच्चों अलाउड है, आप कर सकते हो, मॉलिक्यूल बदलता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको घुमाओगे तो ये आपका जो पाई बॉन्ड है, ये जो दो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रखी है बच्चों, अगर आप घुमाओगे तो आपकी ये बॉन्डिंग टूट जाएगी। ऐसा समझिए ये आपके दो पी ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन पे, अब आप क्या कर रहे हो, एक को पकड़ के दूसरे को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, तो बच्चों क्या होगी, आपकी इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, ओवरलैपिंग जो है वो ओवरलैपिंग आपकी टूट जाएगी। तो क्या है, हम इसको नहीं घुमा पाएंगे, तो आपके यहां से हम यहां नहीं जा सकते। तो ये दोनों क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। हमें एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या है बच्चों, आपकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आई है, तो उसके लिए क्या हो गए ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल, है ना, ऑप्टिकल की बात हमने की। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है बच्चों, है ना, रिलेशनशिप क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं दो दो कंपाउंड, ठीक है, आपके पास 5 हैं, इन दो दो को क्या है आपको यहाँ पे मैच करना है कि भाई आइडेंटिकल है, एनांटियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है, कन्फर्मर्स है, या फिर क्या है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अच्छा, तो अगर हम शुरुआत करें पहले वाले से, तो आई होप आपको ये कन्वर्जन करने आते होंगे, है ना। ये आपकी क्या है बच्चों फिशर है, ये आपकी क्या है न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो कैसे हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करके चेक करेंगे भाई सेम है या हमारे ये नहीं है। नीचे वाले तो आप कर लोगे, नीचे वाले तो काफी आसान है ना, ऊपर वाला भी आसान है, कन्वर्जन कोई इतना टफ नहीं होता इसमें। तो
चलिए शुरू करते हैं कन्वर्जन करना हम। अच्छा, तो किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, इसको इसमें कर लो या फिर यहां से आप ये बना लो, ठीक है। हम पहले इसको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कैसे करेंगे भाई, आपके पास क्या है, अगर आपको न्यू में पढ़नी आती है तो क्या ये वाला जो है आपका, ये वाला फ्रंट वाला कार्बन है। अगर आप एक बॉन्ड के देख रहे हो तो जहां से देख रहे हो जो आपके पास में है ये वो वाला है, और जो ये पीछे है ये इस तरह का सर्कल बनाया हुआ है हमने, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका पीछे वाला कार्बन है। अच्छा, तो फ्रंट पे क्या है आपको दिख रहा है, एक CH3, एक इधर ब्रोमीन है, इधर क्या है बच्चों आपका हाइड्रोजन है ना। तो आपका एक कार्बन है, तो पहले इसको सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। एक आपके पास इधर है, एक आपके पास क्या है पीछे है। जो ये है इस पे एक है CH3 ऊपर की तरफ, इधर आपके पास Br है और इधर आपके पास क्या है बच्चों H है, ठीक है। अगर आप पीछे वाले पे देखो तो क्या है, पीछे वाले पे हमें इस तरह से कुछ दिख रहा है, Br इधर है, आपका H इधर है और CH3 क्या है बच्चों नीचे है। अच्छा, इसको रोटेट करें क्या, अब आप क्या करिए, ये तो आपका क्या सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रोटेट कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार ये मेरा CH3 जो है ये दोनों सेम साइड में आ जाए ना। अच्छा, तो क्या करिए आप इसको ऐसे रहने दीजिए, इस वाले को आप क्या करिए, इस बॉन्ड को आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप इसको 180 डिग्री से घुमा दीजिए। 180 से घुमाएंगे बच्चों तो क्या है, ये आपका CH3 ऊपर, ये नीचे है, तो 180 से घुमाओगे तो नीचे है, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा वो, है ना। सब अपनी पोजीशन के, भाई ये बिल्कुल क्या है आपका, ये नीचे है तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ये H जो है ये इस ब्रोमीन वाली साइड चला जाएगा। तो इसको आप घुमाओगे तो क्या होगा बच्चों, इस C पे तो आपके पास CH3 था वैसा ही रहेगा, इधर Br था वो भी ऐसा ही रहेगा, इधर H था ऐसा ही रहेगा। इस C पे क्या होगा, घुमाया तो CH3 आपको ऊपर चला गया, ठीक है, Br आपका इधर आ गया और आपका H भी जो था वो इधर आ गया। अब अगर आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है देखने को कि भाई CH3 के पीछे CH3 है, ठीक है, CH3 के पीछे CH3 है, ब्रोमीन के पीछे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पीछे मेरा क्या है Br है। तो अच्छा चलो इतना समझ में आ गया। अब इसको अगर मान लो इस अब सोर्स को फिशर में कन्वर्ट करने जाओगे तो कैसे करोगे, चलो भाई वो कर लेंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बच्चों जो आपकी फिशर है उसको कैसे पढ़ते हैं हम, कि जो आपके वर्टिकल पे ग्रुप्स हैं, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इस पे जो दो CH3 है वो क्या है बच्चों आपसे दूर है, ठीक है, आपसे दूर है, मतलब ये मान लीजिए इस बीच अगर आपका बोर्ड है तो इस बोर्ड के अंदर की तरफ वो दोनों क्या है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे सेम साइड में हैं। और जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस पे हैं वो आप ही की तरफ हैं, ठीक है, तो वो आपकी तरफ इस तरह से हैं, ठीक है, और वो दोनों क्या है बच्चों ऐसे पीछे की तरफ है। तो जो यहाँ पे अटैच्ड है ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन, तो ये आपकी तरफ ही ऐसे है, और जो वर्टिकल पे है वो बच्चों पीछे की तरफ है ना, एक साइड में। अच्छा, तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसी जगह से देखने की कोशिश कीजिए जहां पे चार तो क्या हो आपकी तरफ आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दो और ये दो, ये चारों आपकी तरफ आ रहे होंगे, और ये दो जो है CH3 ये बच्चों पीछे की तरफ है। तो कहां से देखिए हम इसको, अगर आप इसके नीचे बैठ जाओगे, है ना, अगर आप इसके नीचे बैठ जाओगे तो क्या होगा, आपको दिख रहा होगा यार यहाँ ये BrH और ये HBr, ये क्या है मेरी तरफ है, और ये दो मिथाइल ग्रुप क्या है बच्चों पीछे की तरफ है। तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा भाई, दो मिथाइल ग्रुप पीछे की तरफ, हमने कहा जो पीछे की तरफ है वो वर्टिकल पे आएगा, तो ये CH3 आपका वर्टिकल पे चला गया। आप इधर से देख रहे हो तो आपने देखा यार इस वाले पे क्या है, Br लेफ्ट की तरफ है, अच्छा ये, और H क्या है राइट की तरफ है, इधर H लेफ्ट की तरफ है और क्या है बच्चों Br राइट की तरफ है। अच्छा, अब अगर हम देखें ये और आपको जो ये दिया हुआ है, क्या है दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है बच्चों, ये क्या है आइडेंटिकल है, ना यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, ना यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, ना यहाँ पे किसी की ओरिएंटेशन अलग है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों की आप बात करोगे तो क्या है भाई, आपकी जो साइक्लोपेंटेन है इस पे क्या है, अब वेज डैश आपको पढ़ना आता ही होगा भाई, जो आपका ये है ना इस तरह से क्या बना रखा है, मतलब क्या है बच्चों आपकी तरफ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये जो है अगर हम डैश बनाएंगे तो डैश क्या है बच्चों वो आपका है ना इनसाइड द प्लेन, आप ये मान सकते हो ये आपका प्लेन की क्या है बाहर की तरफ है, आपकी तरफ है, वो आपसे दूर है मिथाइल। अच्छा, ये आपका डैश है, ये वेज है। अब इन दोनों में देखिए तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन में दोनों ग्रुप क्या है बच्चों ऊपर की तरफ है, आपकी तरफ, मतलब ये दोनों क्या है सेम साइड में, Cl और CH3, ये एक क्या है ऊपर है एक क्या है नीचे है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो ही नहीं सकते भाई। मिरर इमेज लोगे, अगर ये मेरा कुछ है, अगर मैंने यहाँ पे मिरर रखा तो ये कैप जो है ये ऊपर ही रहेगा ना, नीचे थोड़ी चला जाएगा, तो जो चीज जहां है उतनी डिस्टेंस पे वैसी बनेगी। तो अगर दोनों ऊपर है तो दोनों सेम साइड में ही रहते, एक ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं। अच्छा, तो ये एक दूसरे के क्या है इनएंशियोमर्स तो है नहीं, आइडेंटिकल भी नहीं है।
अब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है बच्चों, तो क्या हो गया ये डायस्टेरियोमर्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे है और यहाँ पे दोनों क्या है सेम साइड में, दोनों नीचे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों डायस्टेरियोमर्स। यहाँ पे दोनों क्या है सेम साइड में है, ClCH3, यहाँ पे आप देखिए दोनों सेम साइड में ही है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये ऊपर है और नीचे है तो ये तो पता नहीं अलग अलग है, एक बार आप उसको ऊपर लाके तो देखिए, क्या पता वो सेम ही हो, कैसे लाएंगे। तो ये दोनों मेरे क्या है बच्चों नीचे की तरफ है, मतलब ये कुछ आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपका जो ये है आपके पास दोनों सेम साइड में है, CH3 और Cl, ये आपके दोनों क्या है बच्चों नीचे हैं। अब अगर आप क्या कीजिए, आप इस लाइन के क्रॉस, ठीक है, इस वाली एक्सिस के क्रॉस इसको आप इधर 180 से घुमा दीजिए, ठीक है। 180 से घुमाएंगे तो जैसे कोई मान लीजिए ये है मेरा, ठीक है, ये कैप का ये जो है अभी ये कैप मेरे नीचे की तरफ है, अगर मैं इसको 180 से घुमाऊंगा तो ये क्या बच्चों ऊपर की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका CH3 और Cl जो नीचे है वो क्या हो जाएंगे ऊपर की तरफ आ जाएंगे और इस तरफ आपका स्ट्रक्चर पलट जाएगा। मतलब कैसा मिलेगा, अगर आप इसको 180 ऐसे घुमाओगे तो आपको कैसा मिलेगा बच्चों, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका Cl आपका ऊपर की तरफ आ चुका होगा और यहाँ पे आपका CH3 क्या होगा बच्चों ऊपर की तरफ आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको और इसको देखिए, तो इसको अगर आप यहां रखोगे तो आपको दिख रहा है Cl ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, तो ये और ये क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है तो बच्चों क्या हो गए एक दूसरे के एनांशियोमर्स हो गए, ये क्या हो गए एनांशियोमर्स हो गए। अच्छा, इन दोनों की बात करते हैं भाई, यहाँ 1 2 पे लगा हुआ है, यहाँ 1 2 3 पे लगे हुए हैं, तो ये तो क्या है बच्चों, ये तो जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी क्या है पोजीशन ही सेम नहीं है, तो ये आपके क्या है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल में जाएंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ज्योमेट्रिकल में किस किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं वो देखेंगे, उसके बाद चलेंगे बच्चों हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे। तो ज्योमेट्रिकल में आगे बढ़ते हैं और ज्योमेट्रिकल में सबसे पहले समझते हैं यार कौन कौन ज्योमेट्रिकल दिखाता है, हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए, ठीक है, उसके अलावा क्या चाहिए, तो एक चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो डबल बॉन्ड से भी मिल सकती है, तो आपको C डबल बॉन्ड C भी मिल सकता है, C डबल बॉन्ड N भी देखने को मिल सकता है ना, और आपको N डबल बॉन्ड N भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कई बार आपको इस तरह का कुछ मिल सकता है, मान लीजिए C पे क्या है आपका R लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड N पे आपका क्या बच्चों H लगा हुआ है, या फिर आपको N पे OH भी देखने को मिल सकता है। तो आपके ग्रुप्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, और एक आपका लोन पेयर हो गया, तो ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, उनसे नहीं डरना है। अच्छा, तो इस वाले को क्या बोलते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, आपको इस वाले केसेस में क्या है, आपके सारे ग्रुप्स तो सेम नहीं है, मतलब एक तो देखने को मिल सकता है। अब देखिए आप, अब क्या होगा, यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि एक तो ये कंडीशन चाहिए हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरी क्या जरूरी है बच्चों, दूसरी ये जरूरी है कि जो आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके अक्रॉस जो ग्रुप लगे हुए हैं, भाई इस कार्बन मान लीजिए आपके दो ग्रुप है, R1 है कोई, R2 है ना, और इसमें कोई आपका R3 है और R4 है। तो एक ही कार्बन पे, एक ही उस पे क्या है बच्चों, दो जो लगे हुए हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम हो गए ना तब ज्योमेट्रिकल वो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके ग्रुप की डिस्टेंस क्या है बच्चों बदलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने कहा A B और मैंने इधर कह दिया A A। अब अगर मैं इसी का दूसरा बनाने की आप चेष्टा करोगे, इस B को मान लीजिए आप ऊपर लेके आ गए A और वो आपका A A ही है, तो क्या यहाँ पे ऐसे दो ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस बड़ी घटी है क्या? अगर आप कहो सर इस B की A से डिस्टेंस पहले इतनी थी, ठीक है, और अब इस B की A से डिस्टेंस कम हो गई है, नहीं मेरे भाई इधर भी A ही था, तो इसकी डिस्टेंस पहले A से, अब कौन सा A कौन सा, दोनों सिमिलर ही है ना, तो ये थोड़ी कहोगे इस वाले A से, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आपको एक कार्बन पे दो ग्रुप जो लगे हुए हैं अलग अलग चाहिए, दोनों पे ऐसा होना चाहिए, इस पे भी दोनों अलग, इस पे भी दोनों अलग, है ना। वो जरूरी नहीं है कि इस पे जो दो लगे हुए हैं और इस पे दो लगे हुए हैं वो सेम हो, कोई जरूरी नहीं है, चारों भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है बच्चों, एक के दोनों अलग अलग होने चाहिए। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं आपको ऐसा कुछ भी, अच्छा ये वाला हो तो अल्कीन में हो गया, इस वाले क्या बोलते हैं बच्चों, इस वाले में क्या हो गया आपका इमीन, क्योंकि आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड और अमोनिया से आपका बना है। इस वाले को बच्चों क्या बोलेंगे हम, इस वाले में क्या है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सिम हम इसको बोलेंगे, और ये वाले आपको बच्चों क्या हो गए, आपके एजो वाले हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या है, हम इनमें तो डिफाइन करते हैं हम सिस ट्रांस कि भाई सिमिलर ग्रुप सेम साइड में सिस, अपोजिट साइड में ट्रांस। और अगर यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, अब यहाँ पे क्या आपके पास बच्चों, इस पे तो R और H है, इस पे क्या है एक लोन पेयर और H है, यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं करते बच्चों, सिन और एंटी डिफाइन करते हैं। सिन कब कहते हैं, जब आपके H H जो है सेम साइड में हो, तो
एच एच नहीं है तो मान लीजिए एच और ओ एच है, तो फिर एच और ओ एच सेम साइड में हो तब हम सिन कहते हैं ना, सिन और हम एंटी यहाँ पे बच्चों डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं सिन एंटी, हम यहाँ पे हम सिन एंटी डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिस ट्रांस नहीं। अच्छा जब कोई भी सेम नहीं होता तब क्या करते हैं हम, मान लीजिए चारों अलग अलग है ना, इस टाइप का आपको ना एच एच मिला ना एच ओ एच मिला, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, तो अपना जो हर जगह चलेगा वो है बच्चों आपका ई और जेड, ठीक है। ई जेड में आपको आई होप समझ में आता होगा, हम पहले क्या है सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हर एक को एक नंबर देंगे कि भाई इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बच्चों की प्रायोरिटी देखते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है एटॉमिक मास पे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी। सीआईपी अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग की, नंबरिंग मान लीजिए प्रायोरिटी पे ये 1 आया ये 2 आया, इधर भी अलग से नंबरिंग की, मान लीजिए ये 2 आया ये 1 आया, तो जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं, अब अगर वो अपोजिट साइड में है, अगर अपोजिट में बच्चों तो कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं ई, कैसे याद रखेंगे, और अगर सेम साइड में है तो जेड, ऐसे याद कर लीजिए भाई, ये जेड को आप जेम बोल सकते हो ना, तो जेम और सेम एक ही टाइप का लग रहा है। ऑपोजिट हमने कहा ऑपोजिट, ऑपोजिट और इपोजिट से याद कर लीजिए, इपोजिट, ये ई और जेड की फुल फॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, केवल याद करने के लिए बताया है। अच्छा इपोजिट, तो इस तरह से आप क्या इसको याद रख सकते हो। तो ये हमने बात की, किस तरह के वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अच्छा समझिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें क्या है बच्चों, आपके पहले आप एंड्स देखिए, आपके दोनों क्या एंड सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे CH2Cl है, और बीच में आपको दो क्या है बच्चों सेंटर दिख रहे हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको ज्योमेट्रिकल मिल सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला ना, इसके अक्रॉस दो ग्रुप हो गए भाई, CH2Cl ये इधर H लगा हुआ, इसके अक्रॉस भी एक तो एक पूरा ग्रुप हो गया, एक H लगा हुआ, सिमिलरली इसके अक्रॉस भी ऐसे दो ग्रुप है। एंड्स आपके क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या मिल सकता है भाई, मैं कहूँ यार या तो ये सिस हो जाए, ये भी सिस हो जाए, है ना, ये सिस हो जाए या ये ट्रांस हो जाए, या ये ट्रांस ये सिस, या फिर ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस, कुछ इस तरह का बोल सकते हो आप, ठीक है, कुछ ऐसा कह सकते हैं हम। अच्छा अब क्या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन डुप्लीकेसी नहीं है, यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे हम, यार जब आपके एंड से सिमेट्रिकल नहीं है तो डुप्लीकेसी बच्चों आपकी हो ही नहीं सकती, आप बना के चेक कर सकते हो। तो हमने कहा यार आपके दो सेंटर थे, हर एक पे दो पॉसिबिलिटीज थी, 2 की पावर n, ये हो गए मेरे इतने होंगे, तो अगर आपके एंड सिमेट्रिकल नहीं है 2 की पावर n लगाइए। अच्छा अगर मेरे एंड्स, अब देखिए एंड्स मेरे क्या बच्चों, इस वाले केस में इधर भी CH3 इधर भी CH3, इधर क्या है आपका मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, केवल एंड ही नहीं है, ऐसा मत देखना लास्ट का एक देख लिया, पूरे में क्या है इधर उधर, आप बीच से अगर देखो तो आपको दोनों तरफ सेम मिल रहा है। अच्छा सेम है दोनों तरफ, तो हमने कहा यार टोटल, अब यहाँ पे 2 की पावर n लगाओगे बच्चों गलत हो जाएगा, कौन सा वाला केस रिपीट होगा, आपने सिस सिस बनाया कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिस ट्रांस बनाया, एक बनाया ट्रांस सिस और एक बनाया ट्रांस ट्रांस, तो ये जो दो हैं सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, ये बच्चों एक दूसरे की क्या है, अब आपने डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि सिस ट्रांस को जब आप पलटोगे तो क्या होगा, वो ट्रांस सिस ही तो बनेगा, और क्योंकि आपका पूरा सिमेट्रिकल है तो बच्चों यही मिलेगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो गई है, तो यहाँ पे 4 ना होके बच्चों कितने मिलेंगे 3। इसका फॉर्मूला अपना क्या निकल के आता है, इसका आप कह सकते हो 2 टू द पावर n-1। इसमें दो केस बनेंगे कि सिमेट्रिकल है, आपके पास सेंटर इवन है ऑड है, यहाँ पे कितने बच्चों 2 हैं, अपने पास क्या है इवन सेंटर है, अगर इवन है तो क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2 -1, ऐसे याद कर सकते हो कि भाई इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर -1 कर देंगे, है ना, और 2 टू द पावर n-1 लगा के देखना सेम आएगा। अच्छा अब आपके एंड सिमेट्रिकल है, ठीक है, मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या है यहाँ से सिमेट्रिकल है, और कितने सेंटर है बच्चों 1 2 3, आपके सेंटर क्या है 3, इस बार n इक्वल टू 3 है बच्चों, इस वाले केस में आपका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर, इस बार भाई ओड है तो घटेगा नहीं, तो पहले एक घटा लो, तो पहले एक n-1 कर लो, फिर 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, ठीक है, इस वाले केस में ये फॉर्मूला है। इसमें कौन कौन सा रिपीट होगा आपको बना के देखना है तो, ठीक है, मैं फॉर्मूलों पे ज्यादा रिलाई करना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि जेई आपको ऐसा कुछ नहीं पूछने वाली है ना जो आप सीधा फॉर्मूला ठोक के कर लो, तो कुछ ना कुछ तो उस क्वेश्चन में मतलब अच्छा रहेगा ही, तो आप कैसे यहां से कर सकते हो बच्चों, तो हमने कहा भाई यहां से आपके जो बन रहे होंगे, हमने 3 देखे हमने, तो सिस 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 हो सकता है बच्चों, या फिर सिस सिस ट्रांस, है ना, पहले तीनों सिस, फिर ये दो सिस एक ट्रांस, फिर ये सिस ट्रांस ट्रांस हो सकता है, या फिर आपके क्या हो गए बच्चे सारे ट्रांस हो गए। अच्छा अब ट्रांस से उधर चलते हैं, ट्रांस सिस सिस, ठीक है, या फिर आप एक सिस आपका बीच में हो गया, या फिर आपका एक ट्रांस बीच में हो गया। अच्छा तो ये 8 मैंने बनाए, लेकिन 8 नहीं बनेंगे यहाँ, ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे कितने बनेंगे 2 टू द पावर n-1, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 टू द पावर 1, कितना हो गया बच्चों, ये तो आपके 6 बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है मेरे कोई 2 में क्या हो गया डुप्लीकेसी आ गई, कहाँ आई होगी यार, अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो देखो यार ये आपका सिस 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 कोई दिक्कत नहीं है, सिस सिस ट्रांस,
इसको आप पलटोगे तो क्या बनेगा, इसको आप अगर 180 से ऐसे घुमाओगे, भाई ये ऐसे है, इसको आप 180 से ऐसे करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ट्रांस सिस सिस। ऐसा कहीं लिख दिया कि हमने ऑलरेडी, ये रहा, ये डुप्लीकेसी है। अच्छा ये क्या है, सिस ट्रांस ट्रांस, इसका क्या बनेगा, पलटोगे तो ट्रांस ट्रांस सिस, ठीक है। अच्छा ये कहीं लिख दिया कि हमने, ये रहा, तो ये भी डुप्लीकेसी है। इसके अलावा आपको बच्चों डुप्लीकेसी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, क्या करने लगते हैं, इस वाले को जब घुमाते हैं तो ये लिख देते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर ट्रांस है, ट्रांस की मिरर इमेज लोगे तो ट्रांस ही बनेगी, ट्रांस की सिस नहीं बन सकती, सिस की ट्रांस नहीं बन सकती है। तो अगर ट्रांस ही बनी है तो घुमाओगे ट्रांस ही रहेगा ना यार। इसकी आपने मतलब मिरर इमेज तो नहीं क्यों लेनी है, मैं कह रहा मतलब अगर आप घुमाओगे तो वो सिस नहीं बन जाएगा। ये ट्रांस सिस ट्रांस है, तो इसको आप जब घुमाओगे तो ट्रांस का तो ट्रांस ही रहेगा ना यार, तो इधर ट्रांस ही आएगा, सिस नहीं आने वाला है। तो ये नहीं बन सकता है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आपके यहाँ बच्चों 6 केस आ चुके हैं। अच्छा तो इस तरह का हो गया। ये तो हो गया कि अब आपका यार मतलब चेन है, उसमें डबल बॉन्ड की वजह से क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग में भी बच्चों क्या कई बार आपकी रिंग भी शो करने लगती है, रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो ऐसा क्यों होता है भाई। मान लीजिए अगर आप मेरी 3 की है, ठीक है, ये रहा, अगर ये साइक्लोप्रोपीन है, क्या ये सिस ट्रांस शो कर सकती है, नहीं। यहां पे हम इसको सिस बोलेंगे, क्यों भाई, आपका ये डबल बॉन्ड रहा, इसके अक्रॉस ये दोनों क्या है सेम साइड में, ये सिस है। लेकिन क्या ये ट्रांस शो कर सकता है, ट्रांस के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, भाई ये इधर और दूसरा ऐसे, कैसे जोड़ोगे आप, आपके पास 3 ही है, नहीं हो सकता। अब अगर आप 4 वाले में कोशिश करोगे तो हो सकता है आप जोड़ दो, मतलब कुछ इस तरह का जुगाड़ लगा के आप, है ना, कुछ इस तरह का करने लगोगे बच्चों। 4 में भी क्या है, 4 में भी आपकी ये नहीं बन पाएगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मान लीजिए आप कितने में ज्वाइन करने की कोशिश करते हो, हम बात करते हैं 6 वाले की, ठीक है। तो 6 वाले में हमने कहा यार एक तो आपका ये हो गया, ये आपका सिस है, ठीक है भाई, सेम साइड में है दोनों। अच्छा इसका अगर ट्रांस बनाना चाहो तो क्या कर सकते हो आप, भाई सी डबल बॉन्ड सी, एक आप इधर लेके गए, एक आप इधर लेके गए, ठीक है। फिर आप बच्चों इसको क्या इधर लेके आए, इधर लेके आए, और आपका ये कुछ इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 आपने 6 कर तो दिया है, लेकिन क्या ये स्टेबल है, इसमें आपने इतनी स्ट्रेन दे दी है, इसमें इसको ट्रांस बना के इसमें इतनी स्ट्रेन आ गई बच्चों की ये बिल्कुल स्टेबल ही नहीं होगा। तो ये केवल सिस में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ऊपर जाके हम कहेंगे कि यार हाँ वो क्या ट्रांस वाला भी स्टेबल बनने लगेगा, और फिर एक टाइम तो ऐसा आता होगा ट्रांस ही स्टेबल रहता है सिस से, है ना, सीधी सी बात है, हमें पता है ये तो अपना ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, उसमें आपके रिपल्शंस वगैरह कम है, लेकिन स्ट्रेन भी तो नहीं होनी चाहिए ना यार। बहुत छोटी रिंग में आप ट्रांस की कोशिश करोगे, स्ट्रेन कितनी ज्यादा आएगी। तो हम कहते हैं कि यार n ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 8 है, तो आपकी रिंग में 8 से ज्यादा मेंबर अगर हैं, तब हम कहते हैं यार तब वो क्या करेगी बच्चों, बनाने लगती है, ठीक है। 8 वाले केस में भी आपका सिस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, है ना। जब आपकी 10 के आसपास पहुंचती है तो आपका क्या है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस से। जैसे आपके अगर हम 10 का केस लें, ये बनाई रखी है ना, ये आपकी 10 की है, तो ये तो हो गया सिस, ठीक है। और इसको हटा के अगर मैं यहां लगा दूंगा तो ये मेरा हो गया ट्रांस, ठीक है। इस केस में बच्चों क्या है, 10 वाले में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है आपकी सिस वाले से, तो 10 में उसको इतना मतलब वो आराम से क्या है सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको क्या है उसमें स्ट्रेन नहीं आएगी। अगर आप बहुत छोटी रिंग को कोशिश करोगे तो बहुत स्ट्रेन आएगी, नहीं कर सकती हैं। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आपको याद रखना है, तो वो शो कर सकता है GI। अच्छा यहाँ पे 10 है तो ये एक सेंटर है, GI शो कर सकता है सिस ट्रांस। अच्छा हम केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखिए रिंग में आपके पास ये और ये जो दो हैं, भाई यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। अब या तो दोनों ग्रुप सेम साइड हो सकते हैं या फिर अपोजिट साइड हो सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक सेंटर है, एक C डबल बॉन्ड C मिल गया, एक C डबल बॉन्ड N मिल गया, आपके पास 4 सेंटर है। मॉलिक्यूल में मुझे कहीं से सिमेट्री दिख नहीं रही है, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएंगे बच्चों 4, आपके यहाँ पे 16 केस देखने को मिलेंगे। एक वेरिएशन और मिल सकता है आपको कि भाई आपको ऐसे रिंग दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या साइक्लोहेक्सेन लिया है और क्या है 6 कॉर्नर पे हमने क्या किया है 6 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों कैसे अप्रोच करना है ये हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 6 की बात नहीं करते, आपके पास 3 की है और ऐसे 3 ग्रुप हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। क्या हो सकता है इस केस में अगर हम GI की बात करें तो यार या तो आपके क्या हो सकते हैं, ये तीनों ग्रुप मान लीजिए RR लगा हुआ है इन पे, ठीक है, और दूसरा वाला ग्रुप क्या है यहाँ पे H है। तो या तो तीनों R आपके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है दूसरा केस, यार 2 ऊपर हो एक नीचे हो, ये 2 ऊपर कर दिए एक नीचे कर दिया, ये भी केस बन सकता है, ठीक है। अब ऐसा मत करना एक ऊपर, और क्या आप इसको किसी और तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करो कि यार इन दोनों में ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, सेम ही है, आपके 2 ऊपर वाले पास पास हैं,
है ना, और तो वो पास पास ही रहेंगे। 3 है तो आपके पास कॉम्बिनेशन बच्चों यहाँ पे बचता ही नहीं है। अगर आप कोशिश करो तो आपने लिया है तीनों अप हो, 2 अप 1 डाउन, है ना। अब ऐसा मत करना 1 अप 2 डाउन, वो सेम ही केस है। अगर आप बनाओगे, अगर आप ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करोगे कि भाई 2 डाउन 1 अप, तो इसको अगर आप पलटोगे, है ना भाई, आप कह रहे हो कि आपके क्या है ऐसे 2, ऐसे समझिए आप, ठीक है। आपके क्या है, एक कैप आपका ऊपर की तरफ है, 2 आपके बच्चों क्या है नीचे की तरफ है। अगर हम इसको 180 से ऐसे घुमा, ऐसे ऊपर घुमा दीजिए आप, तो आपके 2 जो नीचे थे वो ऊपर आ गए, एक नीचे चला गया है, तो सेम ही तो केस बना। इसको आप घुमाओगे तो 2 नीचे ऊपर जाएंगे, ऊपर है वो नीचे आएगा, तो ये कोई अलग नहीं है, वो सेम ही है। और 1 2 और 2 1 ऊपर नीचे भी सेम ही बात है। तो इसमें मिले आपको 2। सिमिलरली आप 4 का बनाइए, 5 का बनाइए, हम 6 का बनाए तो हम 6 का डिस्कस करते हैं, ठीक है। 6 वाले केस में क्या हो सकता है, 6 के 6 आपके अप हो गए, एक केस, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि यार 5 अप और 1 डाउन, ये हो सकता है। उसमें कोई और केस मिलेगा नहीं आपको रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि आपके 5 एक जैसे। अब छठे को कहीं भी लगाओ, उसके आसपास के 5 क्या है, ऊपर ही है, तो उसमें भी कोई आपको पॉसिबिलिटी रीअरेंज करने की नहीं मिल रही है। तीसरा हमने बात की यार 4 अप और 2 डाउन, हाँ इसमें बिल्कुल आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप कह रहे हो यार 4 अप हो, तो पहले आप कर दीजिए पास पास वाले 4 अप कर दीजिए और ये 2 डाउन कर दीजिए, ठीक है। या फिर और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, और हम मान लीजिए जो हमने डाउन किए हैं वो पास पास में ना हो, ठीक है। क्या हो सकता है, तो हमने जो अप किए, अप अप अप, लेकिन इस बार यहां पे डाउन लगाइए, यहां पे अप और अप, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या किया आपने, 4 ऊपर हैं, ठीक है, 4 ऊपर नहीं है बच्चों, 5 कर दिए, 1 डाउन आप यहां पे लगा लीजिए। तो हमने क्या किया, पहले चारों साथ थे ऊपर ऊपर वाले, इस बार क्या 3 साथ हैं, एक क्या इधर आ गया है। या वैसे समझिए जो 2 नीचे वाले हैं जो हमने नीचे लगाए हैं, उनमें क्या है बीच में एक से क्या वो सेपरेट हो गए हैं, पहले दोनों पास पास थे। अच्छा, या इनको 2 से भी सेपरेट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं नीचे और यहाँ ऊपर लगा लूं, तो ये भी केस बन सकता है। तो इस वाले केस में कितने बने मेरे, इसमें मेरे 3 रीअरेंजमेंट हुए, ठीक है, 3 अरेंजमेंट हुए। अच्छा, फोर्थ में क्या कह सकता हूं मैं यार, 3 अप 3 डाउन, ये भी एक केस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें कितने केस बनेंगे, तो आपने फिर बनाई रिंग, ठीक है। आपने कहा 3 ऊपर हो सकते हैं और एक नीचे, दूसरा और ये आपका तीसरा है, 3 नीचे हो सकते हैं, एक साथ साथ हो। अच्छा, साथ साथ ना होगे क्या हो सकता है, एक केस आपका ये बन सकता है, 2 एक साथ हो, फिर आपका नीचे हो गया, नीचे हो गया, फिर मान लीजिए ऊपर हो गया, फिर आपका नीचे हो गया, ठीक है। तो आपके क्या है, अभी 2 ऊपर वाले एक साथ हैं, 2 नीचे वाले एक साथ हैं, और फिर क्या है ऊपर नीचे इस टाइप से। या फिर क्या हो, किसी और तरीके से अरेंज कर सकते हो क्या, एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक ऊपर लीजिए एक नीचे, एक ऊपर अल्टरनेट कर दीजिए, एक नीचे, एक ऊपर लीजिए एक नीचे, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे कितने मिल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मुझे 3 केस मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा और मिल सकते हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। भैया आपने क्या किया, 3 अप 3 डाउन, तीनों को साथ रखा, ठीक है, तीनों को साथ रखा, या आप 2 1 कर सकते हो। जब आप 2 1 करोगे तो आप ये बना दोगे, लेकिन क्या इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, 2 हमेशा आपके साथ में ही रहेंगे, और इसमें या फिर आप अल्टरनेट कर सकते हो। तो इस तरह का आप बच्चों बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करोगे तो कितने बने आपके, 3 इस केस में बने, 3 इस केस में, 1 इसमें, 1 इसमें, आपके कितने बने अब तक, तो आपके 8 बन चुके हैं। अब कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, 5वीं। अच्छा, कोई ऐसा कह रहा है क्या कि भाई 5 अप, हाँ 4 अप हो गया, 3 अप हो गया, तो 2 अप, तो 2 अप और आपका कितना हो गया बच्चों, 4 डाउन। तो ये बेवकूफी मत करना, यहाँ पे ऑलरेडी 4 अप 2 डाउन आ चुका है, हमने बात की कि उनमें कोई फर्क नहीं है। इसको अगर आप 180 से ऐसे कर दोगे तो आपका यही केस बन जाएगा। तो ये वाली ना बुद्धि लगाने की कोशिश मत करना, केवल यही आपके 4 क्या बच्चों बन रहे होंगे, और उसमें कितने आपके अरेंजमेंट हो सकते हैं वो आप चेक कर लेना, ठीक है। इसका आंसर एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना आप बना के, मेरे ख्याल से नहीं छूटा है कोई। तो यहाँ पे कितने मिले बच्चों हमें, यहाँ पे आपको 8 मिल गए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ज्योमेट्रिक लाइसेंस में देखने को मिल सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज पे आप बात करो तो हम कह सकते हैं कि यार सीस और ट्रांस में सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगा, है ना, डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी, है ना, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अगर आप ये सारी प्रॉपर्टीज की बात करो तो जरूरी नहीं है, देखो अब इनमें से कुछ ऐसी है जो हमेशा क्या ट्रांस की ज्यादा होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं किस किस की, सोल्युबिलिटी, डायपोल मोमेंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी। अच्छा,
हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं, सिस वर्सेस ट्रांस। अगर आपका कुछ ऐसा ग्रुप है C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए CH3 है, ठीक है, ये आपका ट्रांस में हो गया, और सिस में कुछ ऐसा बना लीजिए C डबल बॉन्ड C CH3। अब क्या होगा बच्चों, अगर आप बात करो डायपोल मोमेंट की, तो यार ये आप समझ सकते हो भाई क्या कर रहा है, ये अपने प्लस आई से कुछ इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और ये अपने प्लस आई से कुछ इधर दे रहा है, तो यहाँ पे आपका म्यू क्या बच्चों कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, ये इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, कट पिटा के कुछ डायरेक्शन में आएगा, आपकी क्या है, आपकी म्यू जीरो नहीं आएगी। अगर वो नहीं आई तो आपके पास कुछ डायपोल मोमेंट है, तो किसकी ज्यादा डायपोल मोमेंट हुई, यहाँ पे डायपोल मोमेंट हो गई अपनी किसकी, सिस की ज्यादा, डायपोल मोमेंट उसकी ज्यादा, तो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, सोल्यूबिलिटी अगर हम पोलर सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं तो वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी सिस की ज्यादा हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, हम बात करते हैं कि यार क्रिस्टल लैटिस जो है किसका कितना ज्यादा क्या है, उसमें कितनी अच्छी क्या है बच्चों पैकिंग है, तो वो पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, हमेशा ट्रांस की, क्योंकि आप ट्रांस को क्या कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से उसमें क्या होगी बच्चों, पैकिंग आपकी ट्रांस में होगी, इस वजह से क्या है मेल्टिंग पॉइंट आपका ट्रांस का ही ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगेन डिपेंड करेगा आपको इसमें क्या बच्चों, पोलैरिटी कितनी है, पोलैरिटी हमने बात की भाई है ना, मॉलिक्यूल जितना अट्रैक्शन होगा, अब ज्यादा डायपोल मोमेंट आ रहा है सिस में, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट सिस वाले का ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी हमें पता है ट्रांस आपका ज्यादा स्टेबल है सिस से, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों, कोई हिंड्रेंस टाइप की चीज नहीं है, वहां पे आपके ग्रुप से तो उनमें रिपल्शन क्या है वहां पे होगा। अच्छा, क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं, अगर एक ग्रुप आपने ऐसा लगा दिया, मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, एक Cl लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, अब बच्चों बात बदल जाएगी, ये CH3 क्या कर रहा है, उधर दे रहा है, Cl क्या है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर ले रहा है, क्योंकि वो विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेट आपकी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बच्चों बढ़ गई है इस बार, और उसमें क्या हो जाएगा, उस केस में आपकी कुछ घट जाएगी, भाई Cl है उसने क्या है इधर ली, CH3 है उसने इधर दी, तो कुछ आपकी कट पिटा के आएगी बच्चों इस बार, ठीक है, कुछ आपका रिजल्टेंट कट पिटा के आएगा, तो इस बार डायपोल मोमेंट ज्यादा है किसकी, ट्रांस की, तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज इस बार किसकी होंगी बच्चों, ज्यादा ट्रांस की ही होंगी, ठीक है, कुछ इस तरह का भी बन सकता है। अब सीधा चलते हैं बच्चों, हम चलते हैं ऑप्टिकल पे, आई होप ये वाला आपको सारा समझ में आ गया होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल वाले पार्ट पे। अब ऑप्टिकल में हम क्या कहते हैं यार, ऑप्टिकल में हमने कहा कि यार ऐसा जो आपके क्या हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बच्चों रोटेट कर रहा हो। अब आप कैसे पता करोगे कि सर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करेगा या नहीं, सपने तो आपको आएंगे नहीं है ना, आपके पास ऐसा भी नहीं है भाई आपको सॉल्यूशन दिया गया है, ये लाइट रही, ये पूरा सेटअप है भाई करवा के देख लो, ऐसा भी नहीं होगा। तो बच्चों अगर कैसे पता करेंगे, अगर आपके कंपाउंड में दो चीजों की हम बात करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे यार उस कंपाउंड में क्या है बच्चों, वो आपकी लाइट को रोटेट करेगा, उसमें ऐसा कोई सेंटर प्रेजेंट है जो आपकी लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेफ्ट में करेगा राइट में करेगा फर्क नहीं पड़ता, रोटेट करेगा, हमने इतना कहा। अच्छा, वैसे बच्चों आपके अगर आप बात करो सिमेट्री के है ना 22-23 आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, केवल ये दो चेक करने हैं हमें, अगर ये दोनों नहीं है तो हम कहेंगे यार कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब बच्चों वो क्या कर रहा है, आपकी ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है, आपकी पीपीएल को रोटेट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चों कि आपके कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर हैं, भाई एक सेंटर है आपका, उसने लाइट को रोटेट किया, दूसरे ने क्या किया, अगर मान लो उतना ही क्या है लेफ्ट में, मान लो एक ने राइट में किया अगर 50, दूसरे ने लेफ्ट में 50 कर दिया, तो आपको जब फाइनल लाइट मिलेगी तो आपको कह रही तो रोटेट ही होकर नहीं आई है, लेकिन रोटेट तो अंदर हुई, तो आप उस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे, एक्टिव नहीं बोलोगे। तो उसमें ऐसे मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं बच्चों, जिसमें क्या है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लाइट राइट में हुई लेफ्ट में हुई मिला के फाइनली आपको क्या है जैसी गई थी वैसी मिली, उसको हम बच्चों मीजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं ऐसे को, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। अच्छा, आपके पास ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट यार, या तो क्या आपके पास सारे जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें सारे ऐसे हैं जो भाई आपको राइट में रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट में कर रहे हैं, अगर आधे राइट में रोटेट करने वाले पड़े हैं आपके सॉल्यूशन में, आधे लेफ्ट में करने वाले पड़े हैं, तब क्या होगा, तब भी जो आधे हैं वो राइट में करेंगे और फिर लेफ्ट में करेंगे, दोबारा आपको क्या मिलेगी, वैसी जैसी आई थी। ऐसा को बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर। तो क्या फर्क है रेसमिक में और मीजो में, मीजो में आपने देखा कि भाई आपका एक ही कंपाउंड के अंदर है ना इंटरनल कॉम्पेंसेशन है, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर वो पहले एक तरफ गई फिर दूसरी तरफ गई, मतलब आपको जैसी थी वैसी मिल गई है ना, एक ही ने उसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपके एक ने क्या किया, मान लीजिए एक कंपाउंड है उसने राइट में किया, फिर उसी सॉल्यूशन में दूसरा भी प्रेजेंट था जिसने लेफ्ट में किया, तो वो बच्चों एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन है, किसी दूसरे ने ऐसा किया है ना, अगर खुद ने इसने कर दिया तो भाई तो उसकी खुद की गलती है, तो वो तो इंटरनल कॉम्पेंसेशन है। तो मीजो बच्चों आपका इंटरनल कॉम्पेंसेशन है। आपका रेसमिक मिक्सचर जो है जहां पे हमने बात की आपका पूरा सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि आपके पास राइट में घुमाने वाले और लेफ्ट में घुमाने वाले बच्चों कितने हैं, सेम है आपके पास है ना। तो डी और एल की बात हम करते हैं, वो आपके पास क्या बच्चों सेम है ना, जितने राइट में करने वाले हैं उतने लेफ्ट में करने वाले हैं और सेम डिग्री से कर रहे हैं, तो आपको फाइनली वैसे ही मिलेगी, उसको बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर। अच्छा,
तो हमने बात की पीओएस सीओएस चेक करना है ना। इसके अलावा एक और चीज होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी हम देखेंगे। पीओएस क्या है, कोई ऐसा प्लेन, ठीक है, कोई ऐसा प्लेन जिसके अबाउट अगर आप काटो उस मॉलिक्यूल को तो आपको जो दो चीजें मिल रही हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। क्लियर है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे ये मार्कर मेरे पास है, इस मार्कर को अगर मैं ऐसे काटूंगा तो नहीं भाई इधर कैप है इधर नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, कुछ कहेंगे सर ऐसे काट दो, ऐसे काटूंगा तो क्या सिमेट्रिक होगा क्या, तो भी नहीं होगा बच्चों। इस पे जो लिखा हुआ है ना वो अलग अलग लिखा हुआ है, तो भी ये नहीं होगा। कहने का मतलब ये हर एक चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आपने काटा तो लेफ्ट राइट में क्या बच्चों आपकी मिरर इमेज आनी चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप एक ऐसा सेंटर ढूंढो मॉलिक्यूल के अंदर कि वहां से आप एक डायरेक्शन में गए, आपको कुछ मिला, उसी के 180 डिग्री जाएंगे, है ना भाई। आप इधर गए अगर तो इसके 180 जाइए, फिर बिल्कुल अपोजिट इधर जाएंगे तो भी आपको क्या बच्चों सेम चीज मिली उतनी ही डिस्टेंस पे, और किसी एक डायरेक्शन में नहीं, हर डायरेक्शन में ऐसा होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड में आपको एक ऐसी एक्सिस मिली कि उस एक्सिस के अबाउट आपने थीटा से घुमाया अगर, तो क्या है आपको सेम कंपाउंड मिल गया। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए भाई हमारे पास घुमाने की टोटल क्या है 360 डिग्री है ना, उसके बाद घुमाओगे तो मतलब नहीं है, वो सेम चीज हो रही है। 360 है, आपने थीटा से घुमाया और आपको क्या है सेम मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपका थीटा क्या है 60 डिग्री है, ठीक, तो आपका आया ये 6, ठीक है। तो मतलब आप उसको 6 बार घुमा सकते हो, सेम मिलता रहेगा 360 तक, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तब मॉलिक्यूल क्या है बच्चों 360 पे आएगा। लेकिन आपको क्या है उस बीच में 6 बार सेम मिल चुका है, तो इसको बच्चों बोलेंगे हम C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर 4 आया है तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीजें। अच्छा, अब हमारे पास कुछ 3 एग्जांपल है, इनको हम सॉल्व करके समझते हैं यार ये क्या है, COS POS और एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS। एक और होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उसके बारे में परेशान नहीं होना है। चलिए, इसमें अगर हम बात करें कि यार इसमें अगर किसी ने पूछ लिया कितनी POS है, कितनी COS है और कितनी इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और कौन कौन सी हैं, कैसे करेंगे भाई। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा प्लेन जिसके अबाउट सेम वो है। एक आप मान लीजिए ऐसे काट दीजिए, ठीक है। एक फिर आपने पहले ये पकड़ा, इस बार ये पकड़ लीजिए, इस बार फिर आपका ये वाला हो गया 3। क्या केवल आप ये ही पकड़ सकते हो कार्बन या फिर नहीं, बीच वाला जो ये है ना, ऐसे भी तो 4 5 या फिर बच्चों ऐसे भी 6 खत्म हो गए क्या हमारे, कोई और प्लेन नहीं है क्या, एक और प्लेन है मेरे बच्चों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है प्लेनर है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपके वो भी क्या है प्लेनर है। तो आप इसको इसी के प्लेन में काट दीजिए बेंजीन को, जैसे हम भाई इस मार्कर को इसी के प्लेन में अगर मैं ऐसे काट दूं तो एक खीरा लीजिए बीच में से ऐसे काट दीजिए, उसी तरह से इस बेंजीन को अगर मैं इसी के प्लेन से काट दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। टोटल कितनी हो गई 7। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, हाँ भाई इस सेंटर के अबाउट आप इधर जाओगे उसके 180 गए, सेम चीज मिल रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों एक ही होगी ना, कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री वो नहीं होगा, सेंटर तो एक ही होगा ना उसका। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या ऐसी कोई एक्सिस है, हम बात कर रहे हैं बेंजीन की, क्या बेंजीन में ऐसी कोई एक्सिस है जिसके अबाउट आप पहले बात कर रहे हैं क्या C2 है। देखो भाई C1 तो सब में है ना, C1 की हम बात भी नहीं करते, उसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, 360 से घुमाओगे सेम चीज ही मिलेगी, तो C1 की बात नहीं करेंगे, C2 से शुरू करते हैं। C2 हमने कहा 180 से घुमाएंगे क्या सेम चीज मिलेगी, भाई बिल्कुल ये एक्सिस है एक, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट आप इसको ऐसे पलट दीजिए, सेम चीज मिल जाएगी। इसके अबाउट भी पलट सकते हैं, इसके अबाउट भी पलट सकते हैं। प्लेन में हम एक प्लेन पास करा रहे थे और मिरर इमेज देख रहे थे, इसमें हम एक एक्सिस पास करा रहे हैं और फिर किसी थीटा से रोटेट कर रहे हैं। हमने कहा C2 180 से रोटेट कराया, ये 3 हो गई, या फिर इसके अबाउट 4 5 6, ठीक है, ये 6 तो हो गई, तो C2 तो है ना, 6 तो मुझे मिल गई ऐसे। अगर हम इसका परपेंडिकुलर ले ऐसे ये वाली एक्सिस पास कराएं बच्चों, तो कौन सी है इसमें, अगर आप देखो तो अब आपके क्या है, ये जो 6 बन रहे हैं इसमें, है ना, तो आपके इसमें क्या है, हम कह रहे हैं यार 60 डिग्री, हर एक 60 डिग्री पे घुमाओगे तो आपको सेम बेंजीन क्या मिलता जाएगा। अच्छा, तो 60 पे मिल रहा है, मतलब इसमें क्या है बच्चों C6 भी है। अब अगर इसमें C6 है तो इसमें बच्चों C2 भी है और C3 भी है, क्योंकि आप 120 से घुमाओगे तो भी आप इसको 3 बार घुमा सकते हो 360 तक, तो भी आपको सेम मिलेगा, है ना भाई 60 पे मिल रहा है तो 120 पे तो मिलेगा ही, और 180 से घुमाइए तो भी आपको मिलेगा। तो हमने कहा जो ये वाली है इसमें आपको बच्चों C6 भी है और C6 है तो उसमें C3 भी है और आपकी उसमें C2 भी है। अच्छा, तो ये बात होगी भाई इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। हम बात करें अगर इस क्यूब की, इस क्यूब में बच्चों कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है क्या, कितनी, तो क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होगी, हाँ भाई ये तो हमने कहा है। बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, कितनी होंगी भाई, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए अब ऐसे करने लगोगे तो आप क्या कंफ्यूज आ जाओगे। आप ये देखिए
कहां कहां पे मिलेगी बच्चों आपको? भाई जो इसका फेस है, या ये सामने वाला फेस और ये बिल्कुल पीछे वाला, ये इन दोनों के अगर बीच से आप ऐसे एक प्लेन पास कराओगे तो भी कट जाएगा ये, ठीक है। या फिर इधर से कर लीजिए, बाकी दो फेस पकड़ के। आपके पास 6 है और एक बार में हम दो फेस से एक प्लेन पास करा रहे हैं, ठीक है। तो 6 है और एक बार में हम दो प्लेन से एक, है ना, दो फेस से एक प्लेन पास करा रहे हैं, तो हमने कहा 3 तो हमें प्लेन में मिल जाएंगे। प्लस अगर हम ये देखें कि आपके पास जो क्या है, एजेस हैं, भाई ये आपकी एक एज है, ठीक है, आपकी ये एक एज है। अगर आप इस एज और इस एज से भी एक प्लेन पास कराओगे तो भी बच्चों आपको क्या हो रहा होगा, मिरर इमेज मिलेगी। अब आपके पास कितनी एजेस हैं, एक बार में हम 2 से पास करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई आपके पास टोटल कितनी है बच्चों, 12 से भी हमने एक बार में 2 से कराया, आपको 6 यहां पे भी मिल गई। चलिए भाई समझ में आ गया। अब आपके पास एक केस ऐसा भी हो सकता है जब क्या करोगे आप, कॉर्नर से, अगर मान लीजिए आप ये जो आपके कॉर्नर हैं इनसे अगर आप प्लेन पास कराओगे, जैसे अब ये देख लेना रिपीट नहीं हो रहे आपके सारे केसेस, क्योंकि जब आपने भाई इस एज से पास कराया, हम कह रहे हैं ये वाली एज जो थी आपकी और आपकी ये वाली एज जो थी, जब आपने इससे पास कराया तो आपके कॉर्नर से तो बच्चों हो ही गया था, ठीक है। तो आपका ऐसा कोई केस रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना आपका आंसर गलत जाएगा, फिर तड़पोगे। अच्छा, तो हमने कहा यार 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो मेरे पास 9 तो यहां से आ गए हैं। कोई और प्लेन सिमेट्री नहीं है क्या यहाँ पे? एक बार भाई सोचो, चेक करो। तो हमने कहा यार 3 तो फेस वाले पे आ गई, है ना। फिर हमने क्या कहा, एजेस पकड़ी, एजेस हमने कहा यार 12 हैं, एक बार में 2 से पास हो रहा है, तो हमारा हो गया। तो बच्चों आपके जो कॉर्नर्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं जब आपने एज पकड़ी, है ना। तो हमने कहा ये ऐसे एक एज पकड़ी तो वो 4 कॉर्नर्स से पास हो रहा है, तो आपके कॉर्नर्स वाले केस हो चुके हैं, तो आपको पीओएस क्या है बच्चों, इसमें 9 ही मिलेगी। अगर हम इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, क्या इसमें ऐसी कोई एक्सिस है? भाई बिल्कुल है। मान लीजिए भाई आपका ये फेस है और एक ये फेस है, इन दोनों फेस के बीच के सेंटर से एक आप क्या है, एक आप एक्सिस पास कराइए, उस एक्सिस के अबाउट आप घुमाएंगे तो आपको क्या है, क्यूब मिलती जाएगी। तो हमने कहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कितनी होंगी? हमने कहा आपके पास क्या है भाई, 6 फेस हैं, एक बार में 2 से पास करा रहे हो, प्लस केवल फेस के अबाउट मिलेगी क्या? नहीं, हमने कहा आपको क्या है, एजेस के अबाउट भी मिलेगी, आपको क्या है, और कॉर्नर्स के अबाउट भी मिलेगी। एजेस के अबाउट मतलब ये एज है इसके बीच में, और ये इसके अपोजिट वाली जो इधर है इसके बीच में, इसके बीच से एक आप क्या करवाइए, एक एक्सिस पास कराइए, तो भी आपको बच्चों क्या मिलेगी, आपको एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहां पे आपके पास है, और फिर उसको आप क्या है 180 से घुमाइए। तो हमने कहा आपके पास कितनी एजेस हैं, फिर बात आएगी भाई 12 हैं, एक बार में इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बात करो कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर में भी है क्या? बिल्कुल, इस बार रिपीट भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो भाई एज में तो हमने एज के बीच से पास कराया ना, कॉर्नर से तो हमने कोई पास ही नहीं कराई एक लाइन, तो ये कॉर्नर उसके बिल्कुल अपोजिट वाला कॉर्नर वो पास कराइए, उसको भी अगर आप घुमाओगे बच्चों तो वहां से आपको क्या मिलेगी बच्चों, एक आपको एक्सिस सिमेट्री आपको मिल रही होगी। हमने कहा 8 कॉर्नर एक बार में 2 से पास करा रहे, 4 यहां से मिले, तो आपको मिल गए 3 यहां से, 6 यहां से, और आपको मिल गए 4 यहां से, तो कितने हो गए बच्चों आपके, ये 13 यहां से मिले, हाँ। ये हो गई आपकी एओएस, पीओएस आपकी हो गई कितनी बच्चों, 9, और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का, मान लीजिए आपको डराने के लिए दे दिया, बहुत भयावह सा, है ना। वैसे आप ये कर चुके हो तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने पूछा क्या इसमें पीओएस है? अच्छा, तो आपको एक ऐसा प्लेन ढूंढना है बच्चों जिसके अबाउट अगर आप काटो तो क्या है, आपको सब कुछ सेम सेम मिले। मैंने कहा अगर मैं सीधा ऐसे ही काट दूंगा इसको तो लो सब बराबर हो गया, तो इसमें पीओएस तो है, सही बात है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों। इस सेंटर के अबाउट इधर गया मुझे डबल बॉन्ड हो मिला, इधर तो मुझे मिला ही नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। अगर आप बात करोगे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, C4 की बात कर रहे हैं बच्चों ये, तो मतलब 90 डिग्री से अगर मैं इसको कहीं घुमाऊं तो मुझे सेम मिले। मैंने कहा C4 नहीं है यार, C2 तो है, ले जाओ ये रही। इसके अबाउट अगर आप इसको 180 से घुमाओगे, है ना, भाई ऐसे है ये, इसको ऐसे पलट दीजिए, तो इसमें C2 तो है। क्या इसमें C3 है? बिल्कुल है। आप ये वाली एक्सिस लीजिए, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको 120 से घुमाओगे, क्योंकि देखिए ये डबल बॉन्ड हो जो है भाई आपके 3 है प्लेन में, है ना, तो 120 पे क्या है बच्चों, ये है। तो अगर आप इसके अबाउट 120 से घुमाओगे तो भी आपको C3 मिलेगी। तो मैंने कहा C3 है, C2 है, C4 नहीं है, तो C4 बच्चों नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो हमने कहा हमें पीओएस मिल गई, तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो सकता है? सीओएस पीओएस बच्चों दोनों नहीं मिलनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या एक चीज आती है, मान लीजिए आपके पास कार्बन है, उस पे बच्चों क्या है, ये टेट्राहेड्रल है भाई R1 R2, ठीक है, और मान लीजिए मैंने लिया R2 और ऐसे ले लीजिए, फिर आप R, इसमें आप R1 ही ले लीजिए ऐसे, ठीक है, और हमने कहा इसको आप अंदर की तरफ कर लीजिए। तो हमने कहा ये एक मैंने टेट्राहेड्रल बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 ग्रुप सेम है और 2 क्या है अलग है, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी मुझे? सेंटर तो नहीं मिल रही, मुझे पता है सेंटर नहीं मिल रही है,
प्लेन मिल सकता है क्या बच्चों? अगर आपके 4 हैं, टेट्राहेड्रल है आपकी ज्योमेट्री, और क्या है, अब आप प्लेन की बात कर रहे हो, तो अगर आपके कोई भी 2 भी सेम हो गए ना, आपको हमेशा पीओएस मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी भाई? ये दोनों हैं, मैं इन दोनों को और इस कार्बन को लेके जो प्लेन आ रहा है उस प्लेन में काट दूंगा। उस प्लेन में काटोगे, एक आपके प्लेन के उस तरफ होगा और एक आपके प्लेन के इस तरफ होगा, तो आपको मिल जाएगा। जब तक आपके चारों अलग नहीं होंगे, आपको क्या है बच्चों, उस केस में पीओएस मिलती रहेगी। तो हमने कहा अगर एक कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो भी बच्चों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल केस है और हमने कहा चारों अलग हमें चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम इसी की बात कर रहे होंगे भाई आपके पास, और इसी चीज को बच्चों हम बोलते हैं कायरल। अगर आपके पास एक ऐसा कार्बन है जिसके 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, उस कार्बन को बच्चों बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर होने में फर्क है बच्चों। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन होने का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा सेंटर प्रेजेंट है जिसपे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं कि वो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा। लेकिन हो सकता है उस मॉलिक्यूल में से 2 सेंटर हो, तो एक ने घुमाया जिस तरफ और दूसरा अगर उसी का भाई निकला, ठीक है, उसी का इनांशियोमर निकला आर का एस, तो वो घुमाएगा दूसरी डायरेक्शन में, तो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, इसके पास आपके पास कायरल सेंटर है, आपका मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, कन्फर्मर की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आप क्या है, मॉलिक्यूल अगर आपको ड्रॉ करना है तो 3D में ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, 3D में भी कर सकते हैं, 2D में भी कर सकते हैं। तो अपने पास ड्रॉ करने के लिए कुछ हमारे पास मेथड्स हैं अलग अलग। क्या है, जैसे मान लीजिए आप वेज डैश में है ना उसको बना सकते हो, तो वेज डैश यूज कर रहे हो तो आप 3D में उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। बना तो 2D में रहे हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए हम कुछ ऐसे वो यूज करते हैं ताकि हमें थोड़ा दिखने लगे कि हाँ ये कैसा रहा होगा। ठीक है, तो आप वेज डैश कर सकते हो, है ना। आप फिशर प्रोजेक्शन, जैसे आपकी ये फिशर हो गई, फिशर यूज कर सकते हो। ठीक है, सोहर्स भी आपकी होती है, एक सोहर्स आपकी ये वाली होती है जहां आप एक बॉन्ड को ऐसे करते हो और फिर इस तरह से आप उसके ग्रुप्स को, ठीक है, तो ये वाली आपकी सोर्स होती है। आपकी न्यूमैन भी होती है जहां पे आप फ्रंट वाले को ऐसे डॉट और पीछे वाले को ऐसा सर्कल बना के उस पे लगे हुए एटम्स को आप जो है ग्रुप्स को रियलाइज करते हो। तो ये सारी आपकी सोहर्स वगैरह, फिशर, न्यूमैन, वेज डैश प्रोजेक्शंस, तो आई होप ये सब आपको जो है आती होंगी। और तो इनका कन्वर्जन पे जरूर हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, और कैसे उसके अलावा जो अपनी नेमिंग है कुछ कुछ, जैसे अपनी डीएल हो गई या आरएस हो गई, तो ये कैसे करते हैं अपन, वो सब भी बच्चों समझेंगे। तो पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको क्या है, डीएल नेमिंग बतानी है। तो बच्चों डी और एल कहां से आई है, अपने को पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है आपका। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका जो होता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को, जैसे ये है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये CHO है, मान लीजिए ये OH है, H है, और इधर आपका बच्चों CH2OH है, फिर CH3 है। आइयो नीचे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब ये वो ऐसा है अपना। ठीक है, तो हमने देखा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक, और ये डी और एल नेमिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं, अगर OH आपका लोवेस्ट कायरल सेंटर जो है, आप उसको क्या है फिशर में अरेंज कीजिए अपने मॉलिक्यूल को, और लोएस्ट कार्बन से लोएस्ट कायरल जो है आपका, उस पे OH अगर राइट में बच्चों तो उसको D बोलते हैं, लेफ्ट में है तो उसको L बोलते हैं। ऐसी एक एलिनिन भी होता है जिसमें यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपके पास NH2 और H की बात करते हैं हम, तो NH2 अगर आपका राइट में तो हम D कहते हैं, लेफ्ट में तो अपन L कहते हैं। अगर एक कंपाउंड में दोनों प्रेजेंट है, ये एक सेंटर पे OH और H भी प्रेजेंट है और NH2 और H भी प्रेजेंट है बच्चों, तब हम क्या करते हैं, NH2 वाले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि ये कंपाउंड D है या फिर L है। और ध्यान रखना हमेशा देखते हैं किस पे हम लोवेस्ट अपना जो कायरल सेंटर है उस पे हम देखते हैं। हो सकता है आपके कंपाउंड में 4-5 जगह OH हो, ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर लोगे तो आपको कई जगह मिलेंगे OH, लेकिन हम सबकी बात नहीं करते, हम कहते हैं लोवेस्ट वाले पे आपका क्या होना चाहिए बच्चों, OH आपका होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग DL डिसाइड करते हैं। तो लेकिन उसके पहले आपको जो फिशर है, फिशर परफेक्टली आपको क्या है, प्रॉपर्ली ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे करते हैं फिशर को परफेक्टली ड्रॉ, भाई पहले आप इसको कैसे अरेंज करना है आपको, कि आप जैसे IUPAC में नेमिंग करते हैं, जैसे आप 1 2 3 4 ऐसे करके आप लॉन्गेस्ट चेन को अपना करते हो, सेम कीजिए। और जो आपका 1 जहां से शुरू हो रहा है वो आपका बच्चों टॉप टू बॉटम होना चाहिए, मतलब जो टॉप प्रायोरिटी वाले हैं वो आपके ऊपर होने चाहिए और फिर बाकी चेन आपकी उसके अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगी। अगली बात, आप फिशर को 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्लेन में, लेकिन आउट ऑफ प्लेन नहीं, मतलब इसको आप इसी प्लेन में रोटेट कर सकते हो, ऐसे उठा के नहीं पलट सकते हो, समझ रहे हो ना भाई। ये है तो इसको आप इसी प्लेन में ऐसे रोटेट कर सकते हो, इसको ऐसे बाहर से लाके ऐसे नहीं कर सकते हो 180। ठीक है, तो इन द प्लेन रोटेट कर सकते हो, प्लेन से बाहर से आप बच्चों जो है आउट ऑफ प्लेन जाके उसको रोटेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा फिशर में क्या है, जो वर्टिकल लाइन पे हमने बात की वो क्या है आपके बच्चों, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है ना, वो आपके क्या है प्लेन के अंदर है, इनसाइड द प्लेन मान सकते हो, प्लेन के उस तरफ। और जो आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो है वो आपकी तरफ इस टाइप से ग्रुप है, ये आपका H हो गया, ये CH2 हो गया, इस तरह से बच्चों आपकी तरफ ये हैं। अब कैसे करेंगे इसमें, अगर हमें DL बताना है तो यहां से मत देख लेना, यहां से आप L कमेंट कर दोगे, लेकिन क्या करोगे आप इसको, आप पहले इसको बच्चों
180 डिग्री हमने इसको क्या है ऐसे 180 इसको घुमाएंगे। जैसे आप 180 घुमाओगे क्या आएगा आपके पास CH हो जाएगा ऊपर, जो अपना क्या है टॉप प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो वो आ गया ऊपर। हमें यही करना था, नेमिंग आप इधर से ही करते। अच्छा, क्योंकि आप नेमिंग ऐसे ही करोगे ना बच्चों 1 2 3, तो ये 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, इसको 180 घुमाओगे तो जो इधर है वो इधर आ जाएगा, जो इधर है वो उधर चल जाएगा, तो OH आपका इधर आ गया, CH2OH आपका इधर आ गया बच्चों आपका H, और इधर है आपका OH। अब लोएस्ट पे कुछ देखना था, तो आप क्या करेंगे, हम OH को अब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोशिश करोगे। आप कोई भी दो इंटरचेंज कर सकते हो ना, अगर एक बार करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। आप इवन नंबर ऑफ क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। मतलब ये और ये सेम बात है, कौन सी, अगर मैं इसको CHO ऊपर मैंने कुछ चेंज नहीं किया H, और फिर मैंने कहा ये हो गया CH2OH, अगर यहाँ CH2OH रखोगे तो चेंज नहीं कर पाओगे। हमने कहा ये एक चेंज तो ये हो गया OH और H, लेकिन एक चेंज और करना पड़ेगा, मतलब आपका H आएगा इधर और CH2OH बच्चों आपका आएगा इधर। और अब देखिए मेरे मैक्सिमम कार्बन जो है वो वर्टिकल वाले में है, ऊपर आपकी 1 नंबरिंग आ रही है। अब लोएस्ट कायरल सेंटर आपका ये है, इस पे 4 अलग अलग ग्रुप है, H OH ये और ये, तो राइट में है, तो बच्चों ये हो जाएगा D। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बच्चों पहले आपको कन्वर्ट करना है फिशर में, और न्यूटन में भी कन्वर्ट करना है, और उसके RS या DL पे भी बच्चों क्या करना है, आपको कॉमेंट यहाँ पे करना है। अच्छा, तो अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में, तो क्या करेंगे भाई, आपके क्या है इस वाले पे OH आपका बाहर की तरफ है ना, और NH2 है ऊपर की तरफ, समझ लीजिए H, और ये दोनों H क्या है अपने अंदर की तरफ है, और ये इसी प्लेन में इस तरफ से एंटी है। तो पहले क्या करते हैं, इसको पहले आप इस CH2OH को क्या है बच्चों, इसी COOH की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कैसे देखने की, मैंने कहा था वर्टिकल लाइन पे जो है वो आपसे, मान लीजिए अगर ये प्लेन है, ठीक है, तो आपके वो इस प्लेन से पीछे की तरफ ऐसे होंगे एक साथ, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे वो ऐसे होंगे। तो हम इसी तरह का बनाएंगे कि हम उसको देखें तो हमें ऐसा प्रतीत हो कि भाई चार जो है वो आपकी तरफ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और दो दो ऐसे करके आ रहे हैं, और आपके जो बाकी वर्टिकल लाइन वाले वो आपसे दूर जा रहे हैं। तो ऐसा हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस CH2H को आप कीजिए बच्चों, इसको फिक्स रखिए, इस वाले को आप 180 डिग्री इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो CH2H जाएगा इधर। तो कैसा बनेगा भाई, आपका ये है, इधर COOH ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, OH आपका इधर ही रहेगा। इसको आप घुमाओगे तो क्या होगा, हमने 180 से घुमाया तो CH2OH चला गया आपका इधर, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका CH2OH। अब आपका जो नीचे है, अब भाई घुमाओगे 180 से तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो H आपका हो जाएगा बच्चों ऊपर, और आपका NH2 हो जाएगा बच्चों नीचे, ठीक है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को इधर से आप देखोगे, ठीक है, इसके नीचे बैठ जाइए और देखिए, तो आप देखोगे यार ये दोनों जो हैं वो पीछे की तरफ है, और ये जो है H वो अंदर की तरफ है, लेकिन आप इन दोनों के बीच में बैठ गए हो। तो जब इन दोनों के बीच में बैठोगे तो आपको H और OH अपनी तरफ ही दिखेंगे, और ये पीछे दिखेगा। तो हमने कहा भाई आपके जो पीछे हैं COO, उसको वर्टिकल लाइन पे तो COOH और CH2OH आपके पीछे हैं। इस वाले पे राइट में मुझे OH दिख रहा है, लेफ्ट पे मुझे H दिख रहा है। इस वाले पे आप देखोगे तो NH2 मेरा, ऐसा मत सोचना NH2 मैंने इधर बनाया है, तो बच्चों वो अंदर की तरफ है। तो जब आप नीचे बैठोगे तो अंदर वाला लेफ्ट की तरफ होगा ना, और बाहर है तो ये H आपका राइट की तरफ होगा। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको फिशर मिल गई, क्या ये उसी ऑर्डर में जिसमें चाहिए थी भाई, टॉप प्रायोरिटी वाला ऊपर है बिल्कुल, और आपके कार्बन इसी तरफ है, बिल्कुल है। अब हमने कहा कि भाई जैसे OH होता है वैसे आपका NH2 और H भी हो सकता है, NH2 वाला है यहाँ पे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम DN डिफाइन करेंगे। ये लेफ्ट में बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा L, ठीक है। अच्छा भाई RS पे कैसे कमेंट करेंगे बच्चों, RS पे कमेंट करना तो हम क्या करते हैं, ये वाला आपका कायरल सेंटर है, ये तो नहीं है, इस पे दो क्या है बच्चों H है, चारों अलग होने चाहिए, इस पे चारों अलग है। अब इसको अगर मुझे करना है तो क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि अगर आपका H, हम कहते हैं यार H अगर आपका क्या है बच्चों, H अगर आपका वर्टिकल पे है, ठीक है, अगर आपका H भाई क्या कहते हैं हम, ये है आपके चार, मान लीजिए दो ऐसे, एक ये बाहर की तरफ है, एक आपका अंदर की तरफ है। आप इसको क्या है CIP के अकॉर्डिंग नेमिंग दी है ना, इसको प्रायोरिटी दीजिए। तो मान लीजिए 1 2 3 4 आया, आप कोशिश कीजिए कि आपका 4 वाला जो हो वो क्या हो बच्चों, पीछे की तरफ हो, है ना। 4 वाला जो है बच्चों लोएस्ट प्रायोरिटी वो आपका पीछे की तरफ, मतलब प्लेन के अंदर की तरफ हो, और बाकी फिर 1 2 3 को आप देखिए कि भाई कैसी डायरेक्शन आपकी आ रही है। अगर 4th वाला आपका लोएस्ट प्रायोरिटी पीछे की तरफ है, और अगर आपका क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम कहते हैं R, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको S कहते हैं। सिमिलरली बच्चों हम यहाँ पे भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं आपको क्या कहते हैं भाई, आपका अगर वर्टिकल पे है H अगर आपका वर्टिकल पे है
ठीक है, आप फिर उसको 1 2 3 नेमिंग कीजिए। अगर आपका 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपका आर है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पे है बच्चों तो आपका वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर एच हॉरिजॉन्टल पे है नेमिंग कीजिए। भाई एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, एन को पहली नेमिंग मिलेगी क्योंकि एन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कार्बन से तो ज्यादा है, तो एन को मिली 1। इधर सी है, इधर बच्चों सी है, इधर भी है ना, इधर भी सी है, इधर भी सी है। सी के साथ क्या है, ओ जुड़ा हुआ है, इधर भी ओ जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 एच जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक एच और एक सी जुड़ा हुआ है, तो ये जीत गया। तो 2 नेमिंग इस पे आएगी, 3 इस पे आएगी, 4 इस पे आएगी। तो आपका फोर्थ वाला जो बच्चों हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे नहीं है, तो अब आप कीजिए 1 2 3 किया, क्लॉकवाइज आई हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या होगा बच्चों, एस होगा। हमने कहा एच वर्टिकल पे है तब क्लॉकवाइज आई तो आर है, अगर एच हॉरिजॉन्टल पे है तब क्लॉकवाइज आई तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा। तो हमने कहा ये वाले पे क्या है, एस है। इसी तरीके से आप सेकंड वाले पे भी कर सकते हो। हमने कहा पहले ओ को मिलेगी, फिर इधर सी है, सी के साथ एन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर क्या है, सी उसके साथ डबल बॉन्ड हो और एक और हो, तो 3 ओ जुड़े हुए हैं, इधर एक एन है और एक सी है, तो ये वाला आपका बच्चों जीत गया। और तीसरा ये, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब आर, तो ये आर है 2r 3s, ये आपके बच्चों आरएस नेमिंग इसकी हो जाएगी। एक बचता है कि इसी को हम किसमें, न्यूमन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमन में बच्चों कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाई आपका जो ये बना था यहां से आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आप इसी वाले को इधर से देखिए, अब भाई जब मैंने इसको कन्वर्ट किया किसमें, फिशर में, तो मैंने नीचे से देखा क्योंकि मुझे 2 मेरी तरफ चाहिए था, एक बाहर जाता हुआ चाहिए था पीछे की तरफ, तो वो नीचे से मिला। इधर से देखोगे तो क्या है, आपको दिख रहा है एच उधर की तरफ है, मतलब कैसा बनेगा बच्चों, इसको आप ऐसे समझिए। हमने कहा यार एच इधर दिख रहा है, ओ एच इधर दिख रहा है, सी डबल ओ एच ऊपर दिख रहा है, सही बात है। अच्छा, इस वाले पे CH2OH ऊपर दिख रहा है ना, NH2 आपका अंदर की तरफ है और आपका H बच्चों बाहर की तरफ है। ये बन गया। अब फिशर बनाना है तो बहुत ही आसान है, ये आपने बनाया गोला, इधर से देख रहे हो, ये पीछे है, आगे ये है, आगे वाले पे ऊपर की तरफ COOH, इधर की तरफ OH, इधर की तरफ H, पीछे वाले पे COOH के पीछे CH2OH, OH के पीछे H, तो OH के पीछे H और इसके पीछे बच्चों क्या हो जाएगा, NH2। तो इस तरीके से आप इसका क्या बच्चों न्यूमन प्रोजेक्शन भी बना सकते हो, काफी आसान है। और ये हमारी होगी बच्चों आरएस नेमिंग। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम जो है अपने टोटल नंबर ऑफ आपके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इन केस ऑफ जब आपका उसमें क्या बच्चों कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, वो सारी चीजों की बातें हम अब आगे करेंगे। बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको यहाँ पे एक मैच द कॉलम दिया गया है, ठीक है। क्या करना है, आप पहले वाले को देखिए, इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कि यार C डबल बॉन्ड C लगातार आपका क्या है बच्चों, ऐसे डबल बॉन्ड है। तो आई होप ये वाला आपको पता होगा, ये एलीन है बच्चों। क्या होता है इसमें मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पे B ही है। अब ये दोनों सेम प्लेन में है या नहीं, यहाँ पे ये वाली बात आती है। तो आप लोगों को याद होगा, अगर भाई इवन नंबर ऑफ आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड्स ऐसे हैं, इवन है बच्चों, तो वो क्या है, वो आपके सेम प्लेन में नहीं होते। तो उससे क्या है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, क्योंकि इसकी आप अगर मिरर इमेज लोगे वो इस पे सुपर इंपोज नहीं होती है। अगर आपके ओड हैं तब इसमें क्या बच्चों, GI शो करता है। अब कैसे होता है देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, तो भाई ये जो कार्बन है, ठीक है, sp2 है, sp2 मतलब इसका ये और ये तीनों क्या बच्चों एक प्लेन में होंगे। तो इसका जो ये p वाला है भाई, इन दोनों को a और b को आप क्या करिए, ऐसे बना दीजिए। ये a मान लिया आपका अंदर की तरफ है, b आपका बाहर की तरफ है। हमने कहा फिर ये आपका जो ये पाई बॉन्ड बना है, ये जो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है ये आपकी, तो हमने इसको जो ये आपका था sp2 वाला, तो इस ग्रुप को हमने मान लिया है ये आपका a और b था बच्चों, मान लीजिए ये xy प्लेन में था, ठीक है। तो आपके p जो है भाई, अगर वो ग्रुप ऐसे हैं, ठीक है, तो आपका P ऐसे है परपेंडिकुलर, तो P आपका मान लीजिए वो XY में था, तो बच्चों ये आपका क्या मान लीजिए YZ प्लेन में है। अच्छा, अगर ये YZ में है, अब एक बात समझिए कि इस कार्बन के पास बच्चों इसने अपना एक तो P यूज किया sp2 बनाने, ये sp है, sp बनाने में। इसका ये P, अगर ये P इसने कौन सा यूज किया है, हम कह रहे हैं YZ वाला प्लेन है, ठीक है, तो इसने क्या किया होगा, अगर ये इन्होंने अपने Z वाले दोनों P जो है, Z वाले P इन्होंने ओवरलैप किए हैं, तो ये अगर Z था तो ये दूसरा P जो इसने बनाया है ये अब सेम प्लेन में तो हो नहीं सकता, तो मतलब वो इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में रहा होगा। तो हमने कहा भाई वो परपेंडिकुलर में रहा होगा, तो वो परपेंडिकुलर में बच्चों अगर है तो वो आपका कुछ इसके परपेंडिकुलर में रहा होगा, ठीक है। और फिर इन दोनों की क्या हुई है बच्चों, ऐसे आपका हुआ है, यहाँ पे आपका A था, तो ये परपेंडिकुलर वाले में है। तो अगर ये XZ में है, मतलब इसका जो P वाला है बच्चों वो क्या है आपका, वो दोबारा आप क्या उसको XY में, ठीक है
है ना, क्योंकि ये वाई जेड में है तो वो अब वाई जेड में तो हो नहीं सकता, तो वो आपका इसी प्लेन में आ जाएगा, वो आपका एक्स वाई में हो गया। अच्छा एक्स वाई में हो गया, तो इस पे जो अब ये ग्रुप्स लगे हुए हैं वो उस प्लेन में नहीं है, तो वो उसके किस में है बच्चों दोबारा, फिर ये आपके वाई जेड में आ गए। तो हमने देखा ये अगर ये एक्स वाई में है तो ये किसी दूसरे प्लेन में है, ठीक है। तो अगर ये ए और बी आपके इस तरीके से हैं, ठीक है, मतलब एक आपका अंदर एक बाहर है, तो वो वाले बच्चों आपके जो ये ए और बी हैं ये आपके उसी प्लेन में ऐसे हैं। भाई ये प्लेन था आपका, तो ये एक तो क्या है, इस वाले के तो ए और बी ऐसे हैं और उस वाले के ए और बी बच्चों ऐसे हैं, ठीक है। एक आपकी तरफ है और एक पीछे की तरफ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे है, ठीक है, पीछे की तरफ। तो एक ऐसे है एक ऐसे है, तो अगर आप अब इन दोनों को, अब ये दोनों और ये परपेंडिकुलर में है ऐसे, तो अगर ये वो ऐसे भी होंगे तो आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी ना बच्चों, यहां से हो यहां की, भाई ऐसे हो या ऐसे हो, तो परपेंडिकुलर अगर हैं तो इससे या इस ब्लैक वाले के कैप से इस रेड वाले कैप की डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, ऐसे रहे या ऐसे रहे डिस्टेंस तो सेम ही है। तो यहाँ पे बच्चों ये जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो ये जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा भाई, इधर ये सेम बनेगा ए बी वाला और ये पीछे आपका उधर अंदर की तरफ ए रहेगा, बाहर की तरफ बी। अब इसको अगर आप सुपर इंपोज करना चाहते हो तो आपका जो ये ए और बी उधर गया तो इसको आप पकड़ के क्या है ऐसे लेके आओगे, ठीक है। और समझने के लिए थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग आपके लिए हो जाएगा वरना। सी डबल बॉन्ड सी, आपने कहा ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और इधर आपके पास ए और बी है, आपने इसकी मिरर इमेज ली, कैसी बनेगी, सी डबल बॉन्ड सी और आपने कहा ये ए है ये बी है और आपका ए जाएगा बच्चों अंदर की तरफ, बी जाएगा आपका बाहर की तरफ। अगर मुझे अब इसको इस पे सुपर इंपोज करना है तो मैं क्या करूंगा, भाई ये बी मेरा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सुपर इंपोज करना चाहोगे तो इसको ऐसे पलटोगे, ठीक है, इस वाले कंपाउंड को आप ऐसे पलटोगे, ठीक है, भाई ऐसे है तो इसको आप ऐसे लेके आओगे, तो ऐसे लेके आओगे तो ए और बी से सुपर इंपोज कर जाएगा, लेकिन आपका जो ये बी बाहर की तरफ था ऐसे करने पे क्या होगा बच्चों, वो बी आपका अंदर की तरफ चला जाएगा और जो आपका ए अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो इस एंड पे आपका सुपर इंपोज नहीं होगा। तो आप इन दोनों क्या बच्चों सुपर इंपोज नहीं कर सकते, इसी की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये वाला अगर आपको मिले, अब याद रखने के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके पास इवन है तो वो आपको बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव देगा, इवन नंबर ऑफ अगर आपका डबल बॉन्ड्स है, अगर आपके पास बच्चों ओड है तो वो आपको जीआई देगा। अच्छा तो इसमें क्या है बच्चों, इवन है, मतलब इसमें क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमने कहा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर है ना, कायरल सेंटर तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब आपको ऐसा कार्बन नहीं दिख रहा है इसके चार अलग अलग ग्रुप हो, तो वो तो आपके पास नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है, जरूरी नहीं कि उसमें कायरल कार्बन हो, स्टीरियो सेंटर क्या है आपका, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है या कुछ ऐसा कि उसके अबाउट अगर आप दो एटम को चेंज करो, उसके अबाउट अगर आप दो ग्रुप को चेंज करो, मतलब इस पे मैं अगर इस H और Cl को चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए बच्चों, मुझे एक दूसरा उसका आइसोमर मिलना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर मुझे इसका मिलना चाहिए, और हमने देखा वही हुआ, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बच्चों, इसकी मेरी में सुपर इंपॉसिबल नहीं है, इसकी भी नहीं होगी, तो कोई भी दो ग्रुप आपको क्या दे रहे होंगे बच्चों, आपको एक स्टीरियो आइसोमर इसका दे रहे होंगे, तो स्टीरियो आइसोमर तो है ना, इसमें स्टीरियो सेंटर मतलब है, तो स्टीरियो सेंटर के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कायरल कार्बन हो, याद रखना है। ये वाला जैसे आपके पास है, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कुछ नहीं है। पीओएस की बात आप इसमें करोगे, भाई पीओएस होता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही नहीं ना ये, ठीक है, क्यों नहीं है पीओएस इसमें, कि अब यहां भी ए बी है यहां भी ए बी है, अगर आप इस वाले ए बी के प्लेन से ऐसे काटोगे तो ए और बी ये अलग अलग है दोनों तरफ, अगर आप इस प्लेन में काटोगे तो फिर ये और ए और बी अलग अलग है, तो इसलिए अगर कोई एक भी ग्रुप पे, एक भी कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, अगर इसको हटा के अगर आप ए कर दोगे ना बच्चों यहाँ पे, फिर मैं इसको क्या करूंगा, इस प्लेन में काट दूंगा, तो ये ए और बी भी कट जाएंगे, वो तो ऐसे ही है ना, ए और बी आपके, तो इसी प्लेन में काटूंगा तो ये तो कट ही जाएंगे, और ए है तो सिमेट्री भी मिल जाएगी, तब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो अलग अलग ही थे आपके ग्रुप, तो ये क्या है बच्चों, ये तो आपको देगा। इस वाले में अगर आप बात करने जाओगे तो ये तो क्या है आपका सिंपल ट्रांस बना रखा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म आपका, तो ये इसमें पीओएस तो प्रेजेंट, अगर हम बात करें पीओएस प्रेजेंट आपकी बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि अगर आप इसी के प्लेन में इसको काट दोगे, इसी के प्लेन में काटोगे बच्चों तो ये आपको पीओएस देगा, तो इसमें एस तो है, स्टीरियो सेंटर है बच्चों, हमने कहा किन्हीं दो को चेंज करेंगे, अगर आप CH3 को चेंज करोगे तो इसकी सिस वाली बनेगी और वो स्टीरियो आइसोमर तो है, तो स्टीरियो सेंटर बच्चों इसमें है तो क्यू भी आएगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, इस वाले में हमने कहा ऑप्टिकली एक्टिव है, पीओएस नहीं है लेकिन स्टीरियो सेंटर है। चाहे इस वाले में बात कीजिए, भाई एक कार्बन पे चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो कायरल है, पी है, स्टीरियो सेंटर है, कायरल है, तो स्टीरियो सेंटर तो आपका ये वाला हो ही गया, क्योंकि इसमें कोई भी दो चेंज करोगे तो आपको इसका, अगर ये आर है तो आपको एस मिल जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी है, ठीक है, और पीओएस प्रेजेंट नहीं है बच्चों,
बच्चों फोर्थ की बात आप करोगे तो क्या है, अब आपके पास देखिए ये भी आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल वाला ये स्टीरियो सेंटर इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि दो को चेंज करोगे आपको इसका क्या है दूसरा, अगर ये z है तो ये मिल जाएगा, ये तो बच्चों z मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें प्लेनो सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगा, आपके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा भी नहीं है, तो इसमें बच्चों प्लेनो सिमेट्री आपका प्रेजेंट होगा। कायरल सेंटर उसमें बच्चों नहीं है तो इसमें QS ही होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या इस कॉम्प्रिहेंशन को बच्चों सोल्व कर सकते थे, इस मैच द कॉलम को। अब हम आगे चलते हैं और इनमें देखते हैं कि कैसे आप बता सकते हो कि कितने इनमें स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो अगर आप सबसे पहला वाला देखो तो बच्चों क्या है, ये सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है ये कंपाउंड है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिकल तो नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स क्या है इसमें लगे हुए हैं। अगर सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों तो आप वही ज्योमेट्रिकल वाला कीजिए। भाई कितने आपके पास स्टीरियो सेंटर हैं, आपके पास 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n करोगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे, उसमें आपके पास 8 जो हैं आपको स्टीरियो आइसोमर्स बच्चों इस केस में मिलेंगे, ठीक है। भाई हमने कहा कैसे करेंगे, आपके पास भाई ये वाला कायरल है, ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, कंपाउंड में सिमेट्री है नहीं तो आपके पास n इक्वल्स टू 3, सिमेट्रिक नहीं है, 2 टू द पावर n करोगे तो बच्चों आ गया 8। कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, इसके अबाउट RS, इसके अबाउट R डैश S डैश, इसके अबाउट R डबल डैश S डबल डैश, तो आप सारे कॉम्बिनेशन है ना 2 into 2 करोगे तो आपके 8 बन जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ बच्चों इसमें क्या है, इसके अबाउट अब ये सिमेट्रिक है, ठीक है, कंपाउंड सिमेट्रिक है तो अब सिमेट्री है, ठीक है। और n आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे n आपका इस वाले में अगर आप बात करोगे तो आपका n क्या है बच्चों, इसमें n इक्वल टू 3 और जो क्या है बच्चों आपका एक ओड है, ठीक है। अगर ओड है तो क्या करेंगे बच्चों, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर आपको याद हो, ठीक है, उसमें क्या था आपके ज्योमेट्रिकल वाले में, ये तब है केवल ज्योमेट्रिकल है केवल ऑप्टिकल होता है, यहाँ पे केवल ऑप्टिकल है, उसमें था बच्चों 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1 ही आपको बच्चों केवल यहाँ पे मिलेंगे। और अगर लेकिन कोई आपकी ये बात कर ले कि भाई इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने इनएक्टिव कितने हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों आपके सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यहाँ पे आपके ऑप्टिकली एक्टिव सारे मतलब ये 2 टू द पावर n माइनस 1 जो है इनमें सारे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कुछ मीजो होंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब ये भैया आपके पास ऐसा है ना CH3, फिर इसमें Br नहीं है, क्लोरो है, मान लीजिए ये क्लोरो CH3 आपका इधर है, अब Br आपका जब यहाँ रहेगा तो इसमें प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एक स्टीरियो आइसोमर तो है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो आपके ये जो मीजो वाले केस बन रहे होंगे, या Br आपका यहाँ जाए या आपका Br यहाँ जाए तो ये भी क्या बच्चों मीजो है, तो इसमें कितने मीजो होंगे कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो कैसे करेंगे हम, भाई टोटल 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस कर दीजिए आप इसमें से 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, इतने आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मतलब आपके इनएक्टिव कितने हैं, ऐड कर दीजिए 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, तो आपके 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखोगे कितना आएगा बच्चों, ये 2 आएंगे। हमने देखा कौन से 2 आपके इनएक्टिव है, बाकी बच के सारे आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कि भाई टोटल 2 टू द पावर n माइनस 1 मीजो कितने होंगे 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, और इसमें से इतने घटा दीजिए वो बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अगर सिमेट्री की हो और आपके पास 4 स्टीरियो सेंटर हो तो बच्चों जो ज्योमेट्रिकल में क्या था वही करेंगे, तब 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 आपके पास क्या है बच्चों टोटल होंगे। और इनमें भी अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव की और इनएक्टिव की, तो ऑप्टिकली एक्टिव आपके हो जाएंगे ये और इनएक्टिव बच्चों आपके हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी बात हो गई कैसे हम इन केसेस में क्या है पता लगा सकते हो, ठीक है। हमने देख लिया कहाँ पे आपका मीजो कैसे बन रहा है और कैसे उसमें इनएक्टिव और एक्टिव का हम बाइफर्केशन कर सकते हैं। अगर आप बात करो क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर मतलब स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यार, आप मेजॉरिटी चांसेस में कोशिश करना कि आप फॉर्मूला ना लगाओ, है ना, आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना के जो है पता करो और दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना, क्योंकि वरना फॉर्मूले में क्या कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर इन्होंने यहाँ पे अब एक भी जैसे यहाँ पे अब क्या है, अगर आप फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे तो आपका गलत हो जाता है, यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि आपके 2 ज्योमेट्रिकल है 1 ऑप्टिकल है, वो केवल सारे या तो ज्योमेट्रिकल हो या सारे ऑप्टिकल हो, ऐसा होगा तो आप बनाना है। क्या कह सकते हैं अब हम कि यार ये वाला आपका सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है, सिमिलरली ये भी, और सिमेट्रिक तो है मॉलिक्यूल, ये भी सिस हो सकता है बच्चों, ये ट्रांस हो सकता है, और ये वाला आपका आर या फिर एस हो सकता है। अब अगर देखिए अब केसेस बनेंगे, अगर आपके दोनों सिस हैं तो यहाँ पे आर एस डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इस पे क्या है 4 अलग अलग क्या है बच्चों ग्रुप्स नहीं है, CLH है लेकिन दोनों तरफ सिस है, दोनों सेम हो गए तो आर एस डिफाइन नहीं होगा। तो एक तो हो गया सिस, फिर दूसरा हो जाएगा ट्रांस, इस केस में भी आर एस डिफाइन नहीं होगा। फिर हम कहेंगे अगर लेकिन सिस और ट्रांस रहा तब आप इसमें आर या एस डिफाइन करोगे, तो यहां से आपको 2 मिल जाएंगे सिस ट्रांस में, ठीक है। अब ट्रांस सिस करके 2 और मत ऐड करना, दोनों क्या बच्चों सेम है, इधर सिमेट्रिकल है तो कहीं ट्रांस और सिस करके 2 और बना दो नहीं, तो 2 यहां से आए
ठीक है। जो आपके क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि इनमें क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है। ऊपर वाले में सिस से कट जाएगा वो, ठीक है, और इस वाले में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो ये दोनों आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला आपके ऑप्टिकली एक्टिव है। टोटल बने 4। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन अगर देखें, ऊपर वाले में क्या है, इधर इधर ज्योमेट्रिकल, बीच में ऑप्टिकल, इसमें इधर इधर ऑप्टिकल, बीच में ज्योमेट्रिकल। ये वाला जेई पूछ चुकी है, ठीक है, आपको आता ही होगा। भाई सिमेट्रिकल है तो ये वाला आरएस हो सकता है, बीच में सिस ट्रांस हो सकता है, और ये वाला फिर आरएस हो सकता है। केस बनाते हैं। अगर आपका मान लीजिए एक केस बना कि आपका वो आर हुआ, वो आर हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ बच्चों, आर आर हुआ। अब क्या हो सकता है, ठीक है, या पहले आर एस ले लेते हैं। अपने को पता है यार, अगर आपका आर है उसके अगर आप मिरर इमेज लोगे तो बच्चों एस बनती है, ठीक है। आर की क्या बनती है बच्चों, एस बनती है, और वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल नहीं होते, लेकिन वो आपका क्या है, मिरर इमेज आपकी है वो। तो ये आपका आर है, ये आपका बच्चों क्या है, एस, और बीच में मान लीजिए वो सिस हो गया, ठीक है। तो आर है ऐसे, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है, वो हम अलग अलग आर एस की बात कर रहे थे, एक ही के अंदर है, सिस है। अब इसमें क्योंकि आर की मिरर इमेज हुई आपकी एस, और सिस तो क्या है, सिमेट्री गई, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, आपको पीओएस मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये आर एस होता है और आपका बीच में हो गया ट्रांस, ठीक है। अब आर और एस में हमें ये पता है कि यार अपने को सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है बच्चों, अगर वो ट्रांस है तो, है ना। क्योंकि ऐसा समझिए आप, भाई आर का एस कब मिलता है, कोई ये कार्बन है, उसके ऊपर मान लीजिए OH ऐसे है, ठीक है, H आपका ऐसे है, और आपका CH3 मान लीजिए अंदर है, और ये आपका C2H5 है, ये आपका R है, ठीक है। आपका S क्या होगा, इसी की मिरर इमेज लेंगे तो आपका ये OH, आपका ये H इधर की तरफ आएगा, C2H5 ऐसे, और अंदर की तरफ ही आपका रहेगा CH3, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये एंटी में रहे, है ना, तो आप ये समझिए कि भाई C2H5 की उधर C2H5 है, OH की तरफ OH है, CH3 की तरफ, नीचे की तरफ भी CH3 है। अगर आप इस वाले को, अगर दो कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, तो हमने कहा यार इधर A है, इधर B है, इधर C है, और इधर भी A है, इधर B है, इधर C है। तो अगर इसको 180 से आप घुमा दोगे, 180 से घुमाओगे तो A के एंटी A जाएगा, B के एंटी B, C के एंटी C, ठीक है। तो आप अगर फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे तो इसमें बच्चों प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि A के अपोजिट में आपको A मिलेगा उस केस में, ठीक है। और हमें पता है क्योंकि ये ऐसा है तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है ही, मतलब अगर ये R है तो ये S है, और अगर इसको हम 180 पे ऑपोजिट में ले गए तो हमें क्या मिल रही है, अपने को यहाँ पे COS मिल रही है। मतलब अगर RS है और ट्रांस है तो मतलब एंटी में भेज दिया मैंने, और RS को एंटी में भेज दिया, मतलब बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगी, आपको COS मिलेगी, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यहाँ पे तो POS मिल गई, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो RS के केस में तो ये 2 बनेंगे। अब मान लीजिए अगर आपका R और R होता है और सिस किया, तो R R बच्चे एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और अगर मान लीजिए आपका R और R है और बीच में अगर ट्रांस हो गई बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि R की COS में R नहीं मिलेगा सेंटर सिमेट्री में, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, POS तो मिलेगी ही नहीं। तो यहां से आपको 4 मिलेंगे, और यहां से बच्चों आपको मिले 2, टोटल मिलेंगे 6। 4 है ऑप्टिकली एक्टिव, 2 है ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं और एक देखते हैं कि भाई कुछ 2-3 सवाल इसी पे करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव हैं, और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कितने टोटल स्टीरियो सेंटर्स या स्टीरियो आइसोमर्स कंपाउंड के होंगे उस पे करेंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या, आप सारे बताने क्या ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से हैं, इनएक्टिव कौन कौन से हैं। तो पहले शुरू करते हैं यार, ठीक है। ये अपना अलीन वाला केस है, अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई ये अपने क्या है, अलीन्स है। तो अलीन में क्या होता है, अगर आपके हमने बात की थी, हमने देखा था कि अगर आपके यार यहाँ पे इवन है तो क्या बच्चों ये और ये दोनों क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, GI डिफाइन नहीं होगा, लेकिन आपकी ऑप्टिकल एक्टिव बच्चों यहाँ पे क्या है, ये होंगे, क्योंकि उसकी मिरर इमेज क्या सुपर इंपोज नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी आपने जब इमेज ली तो एक तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या, जब उसको पलट के लाओगे तो यहाँ AB नहीं, यहाँ BA मिलेगा, ठीक है। आप करके देखना। तो हमने बात की थी यार ये वाला क्या हो जाएगा, इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ध्यान रखना किसी पे भी दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम हो गए फिर तो मैं उसको काट दूंगा ना यार, ये और ये अलग अलग प्लेन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेम हो गए तो मैं ये दोनों जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन में काटूंगा, तो ये तो सेम ही है ना, तो मुझे तो वहां तो मिरर इमेज मिल ही जाएगी। तो ये हो गया बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखना है कि एक पे सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे बात करें, अब देखिए एक पे सेम कर दिए हैं। अगर मान लो ये दोनों ऐसे अंदर की बाहर, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो मैं इसी प्लेन में काटूंगा, ये अंदर और बाहर, क्योंकि ये तो ए और ए इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट, ये तो ए और ए है ना भाई, तो ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो POS मिल जाएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ पे ए बी, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3,
अब भाई 3 है, ये सेम प्लेन में होंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसको मान लीजिए ये 1 बना एक प्लेन में, ये दूसरे में होगा, फिर ये दोबारा पहले में, ये दूसरे में, ये दोबारा पहले में, तो ये पहले में आया, ये दूसरे में है ना, ये दोनों पहले में आए, तो दोनों सेम प्लेन में है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ पे बच्चों ये स्पाइरेंस है, ठीक है, जैसे एलीन है वैसे इसको क्या बोलते हैं, SPIRANE, स्पाइरेन, ठीक है। सेम केस है, जैसे इसका था भाई इवन है तो 1 एक ये 2 रिंग है, तो इवन है तो बच्चों ये अलग अलग प्लेन में होंगे, बना के भी दे दिया, अच्छा आदमी है। AB तो बच्चों ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों 1 2 3 आपके 3 रिंग है ना। समझने का वो ये कि भाई आपकी एक रिंग इस ऐसे है तो दूसरी ऐसे होगी, ठीक है, तीसरी फिर ऐसे होगी, चौथी फिर ऐसे होगी, तो उसी वजह से क्या है ये, अब ये अगर ऐसे है तो इसके ग्रुप जो है वो ऐसे हैं, ठीक है। फिर ये रिंग ऐसे है तो ये वाली ऐसे है, अब ये वाली ऐसे है तो इसके ग्रुप जो है बच्चों, है ना, ये रिंग ऐसे है तो ग्रुप दोबारा ऐसे हैं, तो हर चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर एक में 1 2 1 2 1 दोनों सेम प्लेन में, तो ये तो कट जाएगा, तो ये मेरा क्या है बच्चों, GI शो नहीं करेगा। यहाँ पे अब चाहे उनका मिक्सचर आ जाए तो भी नहीं घबराना है, क्या करेंगे 1 2 1 2 1 2, तो ये 1 और 2 में आ रहा है बच्चों, और ए बी चेक करना है, आंख बंद करके नहीं लेना डिसीजन, 1 2 आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ए लगा लीजिए, यहाँ पे बी लगा लीजिए, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब तक हमने बात की एलियंस की, स्पाइरेंस की, और उनके मिक्स ऐसे दोनों एक में ही हो वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इनको बोलते हैं बच्चों OOTS बी, है ना, ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, भाई ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, तो ये वो कंपाउंड है। अब इनमें क्या होगा भाई, इसने बना दिया वैसे तो, क्योंकि ये ऑर्थो पे 4 इससे बल्कि ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी बात है, हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तो अगर ये बल्कि हो गए तो क्या होगा, आप दोनों ऐसे एक प्लेन में ले सकती, तो क्या करेगी, रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए, हिंड्रेंस मिनिमाइज करने के लिए थोड़ी टिल्ट हो जाएगी एक, तो इस टिल्टनेस की वजह से दोनों ऐसे नहीं है ना, जो एक ऐसे हो गई है, तो ये टिल्टेड जो हुई है इसकी वजह से क्या है कि इसकी अब आप मिरर इमेज लोगे तो वो सुपर इंपोज नहीं होगी, ठीक है। या आप ऐसे बोल लो कि अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे ढूंढोगे आप, लेकिन इसमें ढूंढ लेंगे हम, क्यों भाई, आपके अगेन सेम चीज है भाई, एक रिंग के जो 2 हैं उन पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, सेम ग्रुप हो गए तो ये रिंग जिस प्लेन में है मैं उस प्लेन में काट दूंगा इसको, तो ये तो ए ही है ना यार, ये तो फिर मेरा POS में आ जाएगा भाई, ये क्या है इस प्लेन में है, ये वाली रिंग है ना, ये वाली रिंग ऐसे है, ये वाली रिंग ऐसे है, तो ये वाली रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैं उसी प्लेन में काटूंगा, तो ये तो ए और ए है, तो ये POS मिल जाएगा, तो इसमें क्या है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा अगर 3 रिंग ऐसे हो तो वैसे बता दिया भाई, बीच वाली कैसे है, ऐसे है, और दोनों बाकी फिर आपकी बोर्ड के प्लेन में ही है। अच्छा तो यहाँ पे तो ए बी है, मतलब अगर मुझे इसमें POS ढूंढनी है तो ऐसे ही काटना पड़ेगा, आप बोर्ड के प्लेन में काटिए, बोर्ड के प्लेन में काटोगे तो यहाँ पे देखो इस ए के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट बी है, तो यहाँ तो भाई POS मिल गई, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा ऐसा कुछ मिल गया तो आपको, अब देखिए ये आपकी 5 की है ना, तो इसको कोई ऐसे काटा जा सकता है कि भाई ऐसे काटें तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और ये तो कट ही गया, तो ये आपके इस तरह से आप काट सकते हो, तो एक आपकी ऐसे रिंग है, एक आपकी बोर्ड में ही है, और ये तो बोर्ड वाले में ही है, तो ऐसे आप उसको काटोगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये CH3 ग्रुप जो है ना ये बोर्ड के बाहर है, आपको दिख रहा है ये आपकी तरफ है, तो जब आप काटोगे इस रिंग को ऐसे, तो ये तो कट गई बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिंग भी 5 पूरे कट जाएंगे, लेकिन ये CH3 बाहर की तरफ है, ये CH3 आपने ऐसे काटा ऐसे, लेकिन CH3 ऐसे था, तो ये मिरर इमेज, उधर दूसरा CH3 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकली बच्चों एक्टिव है। आप इसकी बात करोगे, ठीक है, आप इसकी बात करोगे, हम क्या कहेंगे भाई, आप इसको कैसे काटिए, आप इसको ऐसे काटिए, ठीक है, हम इसको ऐसे काटने जाएंगे तो भाई अब क्या होगा, अब बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है, इधर आपको दिख रहा है यार, इधर ये तो डबल बॉन्ड था, इधर क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड का ये आपका खेल चल रहा है, तो क्या है अब यहाँ पे फिर आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो, और इधर आपके जो है हाइड्रोजन, अब यहाँ पे आपको सिमेट्री नहीं मिल पाएगी, तो आप ऐसे भी काटोगे तो आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, ये आपको क्या है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अच्छा चलते हैं इधर 11th पे, इधर क्या है, इसको कैसे काटे भाई, अपने को मिल जाए सिमेट्री, काट सकते हैं क्या भाई, ये रिंग आपकी परपेंडिकुलर है, ये इसी प्लेन में है, तो अगर आप ऐसे काटोगे तो इधर तो ऑक्सीजन है, उधर का ऑक्सीजन कहाँ है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा ये NR3 वाला केस मुझे याद रखना है ना, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हो और बाकी तीन ऐसे खुले छोड़ रखे हो, तो क्या होगा इसमें बच्चों, अमोनिया इन्वर्जन बोलते हैं, जैसे आपका छाता मान लीजिए, बारिश में क्या है, छाता ऐसे बहुत तेज बारिश चल रही है तो ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाता है छाता, तो कुछ इसी तरह का इसमें होता है, इस बार उधर है तो ये क्या होता है, दूसरी बार कुछ आपको ऐसा मिलेगा ये, तो इसमें खुद ही ये आपका N, ठीक है, N से ये लोन पेयर आपका इधर है N, और इधर है आपके 3 ग्रुप, तो ये दोनों बच्चों क्या, अगर आपका ये R है तो ये S होगा, तो RS आपको दोनों केस में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर एक बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, इसमें कायरल कार्बन तो है लेकिन बच्चों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें अमोनिया इन्वर्जन होता है, तो एक अगर राइट में रोटेट करेगा दूसरा लेफ्ट में करेगा, तो कुल मिला के आपको
लाइट सीधी ही मिलेगी। इसमें बात करें, लेकिन अगर अब ये इसमें फ्लिपिंग हो रही थी, ठीक है भाई, आपके ग्रुप इधर थे वो उधर हो जा रहे थे, फ्लिपिंग हो रही थी, इसमें फ्लिपिंग थोड़ी करा पाओगे। यहाँ पे 4 अलग ग्रुप हैं, अब ये तो बंद गया ना साइकिल में, बंद गया तो इसमें फ्लिपिंग नहीं होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इस वाले की। भाई CH3 ऊपर है, COOH ऊपर है, तो ऐसे काटोगे तो CH3 आपके ऊपर है, तो ऐसे काट दीजिए इसको, तो आपको मिल जाएगी इसमें, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, इस क्वेश्चन में लेने का मकसद ये है बच्चों कि यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इस कंपाउंड में मीजो है, क्या ये कंपाउंड मीजो है, तो हम बात करें अगर इस कार्बन की, ठीक है, अगर हम इस कार्बन की बात करते तो आप क्या कहोगे इस कार्बन में, जैसे भाई अब ये वाला एक है, ये तो ऊपर नीचे अलग ग्रुप, इधर इधर अलग ग्रुप, तो ये क्या है आपका कायल कार्बन है, ये भी कायल कार्बन है। लेकिन ये वाला जो है आपका, ये वाला क्या है, इधर उधर क्योंकि सेम हो गया, तो ये वाला आपका इधर से काटोगे तो ये कंपाउंड मीजो हो गया, ठीक है। तो इस वाले की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिपेंड कर रही है इन दोनों पे, है ना। इसमें तो हमें दिख गया मीजो है ना। मीजो के लिए बच्चों पहले आपके पास कायरल सेंटर होने चाहिए, है ना। इधर हमें दिख गया 2 सेंटर अपने पास थे, ठीक है। इधर अगर हम देखें 15th में, क्या ये मीजो है, वो तो आपको दिख रहा है भाई। यहाँ पे क्या आपके पास POS COS है भाई। बात करें अगर हम इस सेंटर के अबाउट, इधर गए COOH, नीचे की तरफ आए इधर COOH, इधर PH उधर PH, ऐसे आपके हाइड्रोजन भी, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो मॉलिक्यूल तो मुझे पता लग गया ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना बच्चों। ये भी ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन क्या उसमें हम मीजो डिफाइन कर पाएंगे, ये एक बार सोचना आप। भाई आप इस कार्बन पे गए, आपने कहा यार H और PH 2 अलग ग्रुप मिले, फिर मैं इधर गया, है ना, तो मुझे COOH नीचे मिल रहा है, इधर गया तो ऊपर मिल रहा है। बच्चों अगर इधर भी ऊपर मिलता तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर दोनों ऊपर हैं, बीच में आप मिरर रखोगे तो एक R होता तो एक S, क्योंकि मिरर इमेज क्या है बच्चों, R की S होती है। लेकिन ये दोनों COOH वाले अगर आप इधर से काटोगे इसको, इस डायगोनल के अलोंग ऐसे काटोगे, तो इधर COOH ऊपर है, इधर वाले भी नीचे, तो मिरर इमेज नहीं है। मतलब अगर वो R है तो ये भी R है, वो S है तो ये भी S है, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। और अगर सेम है तो ये वाला कार्बन जो इसमें 4 अलग ग्रुप है ही नहीं, PH और H तो है, बाकी दोनों सेम है। ऐसे ही सेम केस हो रहा है चारों कार्बन के साथ। तो यहां पे क्या नहीं है बच्चों, आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव जो है, मतलब आपके पास एक स्टीरियो सेंटर ही नहीं है, है ना। आपके पास अगर स्टीरियो सेंटर नहीं है तो आप इसमें मीजो डिफाइन नहीं कर पाओगे। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है आपके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। आपके पास वहां पे कायरल कार्बन है ही नहीं, मीजो डिफाइन वहां पे नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं इस वाले केस की, है ना। आपको एक वेजिटेशन बना दिया है। अब देखिए ये CH3 इस तरफ, वो CH3 इस तरफ, NH2 जो है आपका ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये HOH बाहर की तरफ। अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढूंगा तो CH3 तो मिल गई, लेकिन NH2 दोनों नीचे हैं, एक नीचे था दूसरे पे ऊपर मिलना चाहिए था, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है भाई। प्लेन ऑफ सिमेट्री में NH2 HH तो है, लेकिन CH3 अलग अलग साइड में है, तो वो भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर केवल आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप H और NH2 को अगर आप क्या कर दोगे, पलट दोगे, तो आपको इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई तो घुमाओगे तो सिंगल बॉन्ड है, POS भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है। अब तो बच्चों यहाँ तक हमने जो है काफी कुछ देखा, ठीक है, अभी काफी कुछ बचा भी हुआ है, इसके बाद कंफर्मर्स भी हैं। तो ये हम जो है वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम थोड़ा सा इसी को जो है 15-20 मिनट और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंफर्मर्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।